आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से कमाई का अड्डा। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जनवरी वायदा सीरीज की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में तेज बिकवाली। इंट्राडे में निफ्टी 17,850 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक में 1000 अंकों की तेज गिरावट। आज मिड कैप शेयरों का भी बुरा हाल, 400 पॉइंट से ज्यादा टूटा इंडेक्स। बाजार में चौतरफा बिकवाली का मोड़। सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा नुकसान, 3% से ज्यादा फिसला निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स। आज रियल एस्टेट, फार्मा और एनर्जी स्टॉक्स में भी कमजोरी हावी। कमजोर नतीजों से फिसला पिडिलाइट का स्टॉक, भाव 3% से ज्यादा नीचे। कंपनी के मुनाफे और मार्जिन में आई गिरावट। कंज्यूमर बिजनेस की वॉल्यूम ग्रोथ ने भी किया निराश। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अदानी ग्रुप की सफाई। कहा, रिपोर्ट पूरी तरह आधारहीन, तथ्यों की जांच किए बगैर रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया। ग्रुप ने हमेशा नियमों का किया है पालन। आज अदानी स्टॉक्स में एक तरफा बिकवाली। और कमजोर नतीजों के बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स में 5% की गिरावट, 88% घटा कंपनी का मुनाफा। वहीं अच्छे नतीजों के दम पर हमने देखा टीवीएस मोटर के स्टॉक्स में दिखी तेजी। और अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट रोजगार पर हो सकता है खास फोकस। 7 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम के अलावा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री को मिल सकता है बढ़ावा। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव। तो भारतीय बाजारों में एक तरफा बिकवाली का दबाव। 17,917 के लेवल्स पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखिएगा, आज 17,850 को हमने किया है चैलेंज। निफ्टी बैंक की स्थिति और भी बिगड़ी हुई आपको दिखाई देगी। 900 अंकों के नुकसान पर इस समय खड़े हैं। मिड कैप्स में भी प्रेशर। इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, तो ये 1:3.5 के आसपास। गिरने वाले शेयरों की संख्या इनफैक्ट कहीं ज्यादा है। सवाल यही है कि इस मार्केट को क्या स्पूक कर रहा है। क्या ये प्री बजट से पहले भारी बिकवाली देखने को मिली है, या फिर आज क्योंकि एक्सपायरी है उसी का एक इम्पैक्ट। अनुज, आफ्टरनून। आज फिर से हालत बिगड़ती हुई। क्या ये एक्सपायरी का ज्यादा इम्पैक्ट समझे, या फिर कुछ मार्केट ने अचानक सूंघ लिया है जिसका डर अब बैठने लगा है? देखिए, मर्फीज लॉ जिसे कहते हैं, जब कुछ गलत होना था तो सब गलत हो जाए। आज वही हुआ है। और ये देखिए, मैं कुछ सुबह से जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है, क्या उस न्यूज़ फ्लो का मार्केट पे इम्पैक्ट रहा है, वो एक फैक्टर है। मार्केट में जो डीलिंग्स उसमें डिस्कस हो रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप के शेयर्स में हमने देखा है कि काफ़ी दबाव रहा है। तो क्या वो एक फैक्टर रहा है, या फिर वो एक फैक्टर नहीं है, मार्केट एनीवे नर्वस था बजट से पहले, या फिर ये एक्सपायरी रिलेटेड वोज है। मुझे लग रहा है एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है हर्ष। और ये हम लगातार एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि ना मैंने ब्रेकडाउन को रियल माना था, ना मैंने वो जो 3-4 दिन पहले वो ब्रेकआउट हुआ था उसको रियल माना था। जब सब बोल रहे थे कि 18,500 600 तब आ गया, बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि 18,200 के ऊपर 2 क्लोज जरूरी है, उसके बाद ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट में अब स्टेबिलिटी है या नहीं है। एसेंशियली आज भी क्या हुआ, आज का लो देखिए आप। आज का लो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का लो जरा एक बार लेकर आते हैं निफ्टी का, और वहां से हम करीब 17,846 एग्जैक्टली। तो इश्यू सारा वही कि 17,800 नहीं टूट रहा है लोअर लेवल पर, और 18,200 250 नहीं टूट रहा है ऊपरी लेवल पर। हम दोनों एंड टेस्ट कर रहे हैं रेंज की, और मुझे लग रहा है कि अमूमन बजट तक अब यही सिचुएशन रहने वाली है। देखिए, बैंक निफ्टी में जो हुआ है ना, वो एक लोगों के लिए लेसन है। जो आज हुआ है बैंक निफ्टी में, लेसन ये है कि इतने बड़े लॉपसाइडेड इंडेक्स में एक्स्ट्रापोलेट ना करें। जो 2-3 दिन पहले से हो रहा था कि ये बैंक निफ्टी में वापस क्या स्ट्रेंथ आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन एक मूव क्लियर था कि वो पूरा का पूरा मूव एक स्टॉक के बदौलत टिका हुआ था, वो था एचडीएफसी बैंक। अगर आप बैंक निफ्टी के इंटरनल्स देखेंगे ना हर्षिता, पिछले 3-4 दिन से लगातार आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आए, शानदार नंबर्स के बाद स्टॉक गिरा। कल एक्सिस के नंबर्स आए, नंबर्स में कोई भी कंप्लेन नहीं थी, लेकिन स्टॉक 5% गिरा कल एक्सिस बैंक का। सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक था जो किसी कारण से चल रहा था, और वो कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसका 33% वेट था, वो आपकी मार्केट को संभाले हुआ था। इनफैक्ट आज हुआ क्या है, आज आईटी भी गिर गया। आज सुबह मतलब एक सुबह लग रहा था कि एटलीस्ट आईटी तो सपोर्ट करेगा मार्केट को, लेकिन आज वो भी गिर गया। तो अभी तक मार्केट को संभाल के रहा था आईटी प्लस एचडीएफसी ट्विंस।
आज वो दोनों के दोनों गिर गए और इसके लिए मार्केट इस तरीके से गिर गया। इस तरीके की जो मार्केट में जब भी रैली आनी होती है ना, वो हेल्दी होनी चाहिए, उसमें नैरो नहीं होना चाहिए। हर स्टॉक 1-2% चले, चलिए एक आध स्टॉक 4% चले जाए अलग बात है। एडवांस डिक्लाइन देखिए, पिछले 3-4 दिन से जब मार्केट रैली कर रही थी लगातार डिक्लाइंस के फेवर में था एडवांस डिक्लाइन। आज तो एडवांस डिक्लाइन बहुत ही खराब है, 1:3.4। मैं फिर एक चीज़ कहूँगा, लेकिन आज शायद थोड़ा अनड्यू पैनिक भी हो गया मार्केट में, थोड़ा ज़्यादा अनड्यू पैनिक भी हो गया। ना ये मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, ना ये मार्केट ब्रेकडाउन कर रही है। आपको इसी रेंज को स्मार्टली प्ले अप करना है, जो हम लगातार कह भी रहे हैं आपको। और बैंक निफ्टी ट्रेडेबल नहीं है, आज मैं फिर कहूँगा बैंक निफ्टी ट्रेडेबल नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में इस समय ट्रेड लेना एक तुक्का है, या फिर एक जिसे कहते हैं ना एक गैम्बल है। अगर वो गैम्बल चल गया आपका, देखिए जो कई लोगों ने कल शॉर्ट किया होगा या आज सुबह शॉर्ट किया होगा, वो कहेंगे कि बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई, लेकिन एक ही दिन में बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट चल भी रहा है, एक ही दिन में बैंक निफ्टी 800-900 पॉइंट गिर भी रहा है। इंट्राडे में तो 1200 पॉइंट तक गिर गया था बैंक निफ्टी। तो ये मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को भी थोड़ा अवॉइड करें, मार्केट को थोड़ा संभल जाने दीजिए। और कोई फन नहीं है मार्केट में पैसा लूज करने से। एक बार मार्केट स्टेबल हो जाए उसके बाद आप वो काम करिए। और जैसा मैंने कहा कि वो एक जो पर्टिकुलर न्यूज़ फ्लो चल रहा है उसका कितना इंपैक्ट रहा है मार्केट पे, ये कहना थोड़ा टफ है, क्योंकि उसका कोई सिस्टमिक रिस्क है या नहीं है, ये इस समय कहना मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, एक्सपायरी, बजट रिलेटेड वोज और वो जो न्यूज़ फ्लो है उसकी वजह से मार्केट इतना गिरा है। लेकिन लोअर लेवल्स पे थोड़ा सपोर्ट भी लिया है। अब देखते हैं एक्सपायरी कहाँ पर होती है यहाँ से। तो एक्सपायरी पर नजरें रहेंगी। फिलहाल 17,921 के आसपास थोड़ी सी टिकने की कोशिश। याद रखिए 18,100 सुबह में दिखा था ओपनिंग पर, और उसके बाद एक तरफा स्लाइड देखने को मिला। अब प्रेशर क्योंकि अलग अलग पॉकेट से आया, आपको कुछ स्टॉक्स दिखा देते हैं जो मार्केट को ज्यादा ड्रैग कर रहे हैं। आज के दिन कहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है? ट्रेंडिंग काउंटर्स की सूची में आपको साफ दिखेगा अदानी पोर्ट, और इसके साथ पूरी ग्रुप कंपनियों में हमने देखा है सेल ऑफ देखने को मिला है। बैंकों में SBI नतीजे आना बाकी है, अब यहां पर प्रेशर आना बढ़ता हुआ 3.5% का नुकसान। इंडसइंड बैंक में 2.5% की गिरावट, तो वहां पर HDFC में भी हमने देखा है करीब 2-2.5% के नुकसान पर ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, सीमेंट कंपनी, और आज आपको याद होगा ओपनिंग में कई सारे सीमेंट कंपनियों पर शॉर्ट ट्रेड्स आए थे। अंबुजा 7% नीचे, 6.5% के नुकसान पर ACC। ग्रैन्यूल्स इंडिया नंबर्स के बाद कल टूटा, आज फिर 6% का दबाव, और USL के नतीजे बेहद खराब थे तो 5.5% तक की गिरावट यहां पर आती हुई साफ देखने को मिल रही है। और इसकी हम चर्चा सुबह में भी कर रहे थे। मार्केट को सपोर्ट करने की जो कोशिश हुई है, HUL, बाकी FMCG प्लेयर्स में भी थोड़ा सा एक्शन तेजी की तरफ, तो कल भागा HUL, आज फिर 1.5% का रिवर्सल। हिंडाल्को के साथ टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स भी है जहां पर तेजी, और ऑटो कंपनियों का सपोर्ट है। TVS मोटर का शानदार प्रदर्शन, तो स्टॉक को सलामी दे रहा है मार्केट, 5% के गेंस। वहीं मारुति के शेयर पर कल भी तेजी देखने को मिली थी अच्छे नतीजों के दम पर, आज फिर 1.5% तक का इजाफा। मारुति और TVS मोटर से याद आया कि आज टाटा मोटर्स के मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आएंगे, तो वो स्टॉक भी आज इंपॉर्टेंट रहेगा क्लोजिंग के लिहाज से देखने के लिए। कल मारुति के नतीजे देखकर यहां पर थोड़ा सा जोश आता हुआ जरूर दिखाई दिया था। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स है जहां पर तेजी और मंदी के सौदे बड़ी पैमाने पर बड़े वॉल्यूम्स के साथ होते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। अब हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ रहे हैं, गौरांग शाह, जो उनसे हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे। तकनीकी कॉल देने के लिए प्रकाश गाबा, विकास सालुंखे, चंदन तापड़िया, अमोल अठवले और मानस जायसवाल। साथ ही आज नतीजों पर फोकस सोना कॉमस्टार पर। कल दोपहर में नतीजे आए थे, परफॉर्मेंस अच्छा है, स्टॉक 4% ऊपर है। कंपनी के ग्रुप CFO रोहित नंदा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका लेंगे। सस्ता ऑप्शन अमोल अठवले से समझेंगे। मानस जायसवाल आपको बताएंगे FNO का सुपरस्टार। तो चार्ट का चमत्कार के लिए विकास सालुंखे एकदम तैयार हैं, और मिड कैप फंडा के लिए चलेंगे गौरांग शाह के पास। 2:45 बजे सुमित से जानेंगे बजाज फाइनेंस, जिसके नतीजे आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, और वेदांत पर भी हमारी नजरें होंगी। और ऑफ कोर्स 250 पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कर्मा कैपिटल एडवाइजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर विनय जैन। यतिन 3 बजे जुड़ेंगे। याद रखिएगा 27 जनवरी से बाजार में शेयरों में जो T+1 सेटलमेंट है वो शुरू होता हुआ दिखाई देगा, तो उसका कितना फायदा रहेगा वो भी फोकस में आज आता हुआ, और ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा तो लेंगे। चलिए फिर एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं। मार्केट में अब थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से क्लियरली 17,937 निफ्टी पर और 41,889 बैंक निफ्टी पर। तो जो एक वन वे स्लाइड चल रहा था वहाँ से थोड़ा सा मार्केट ने एक आपको थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है।
अच्छा, सुबह जो प्रशांत सावंत जी से भी मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक लेवल सजेस्ट किया था निफ्टी के लिए, मेक और ब्रेक लेवल, वो था 18,140, सॉरी 17,840, और हम 17,846 तक जाके थोड़ा नीचे आए, थोड़ा घूमे हैं वहाँ से। करीब करीब 100 पॉइंट की रिकवरी है निफ्टी में एक्चुअली इंट्राडे। एक बार वो रिकवरी फ्रॉम लो चला दीजिए, 100 पॉइंट रिकवर कर गया है निफ्टी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा अनड्यू पैनिक हो गया था मार्केट में, उससे तो क्लियरली अब हम रिकवर हो चुके हैं। 1% ठीक है मार्केट में, मतलब डिक्लाइन तो है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जो एक समय पे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गिर गया है। चलिए गाबा जी, गुड आफ्टरनून। तो इस डिक्लाइन में बाय करने का मन बन रहा है या एक सेल ट्रेड है यहाँ पर? नहीं, सेल तो नहीं बढ़ेगा। गुड आफ्टरनून टू यू। क्योंकि ऐसा है कि 17,800 एक बहुत अहम मेक और ब्रेक जोन है, वहां सर्वाइव किया हुआ है। तो आज शॉर्ट कवरिंग तो मेरे ख्याल से लेटर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सेशन आनी चाहिए। इसलिए मेरा स्टॉक जो चुना है मैंने, वो है बाय, वो है टीवीएस मोटर। यहाँ पर लगता है बहुत अच्छा मूव है, एंटायर ऑटो क्षेत्र में एक तेजी है, कह सकते हैं सेफ्टी मार्जिन। और यहाँ पर टीवीएस मोटर इन पर्टिकुलर, जो आपने सुबह जिक्र किया था, इसका ट्रेड करा है 1035 पर। मुझे लगता है 1050 तक जाना चाहिए। स्टॉक होगा 1030, बहुत ही टाइट स्टॉक है टीवीएस मोटर। 1050 की तैयारी में टीवीएस मोटर पकड़ेगा रफ्तार। ये स्टॉक तेजी की तरफ जाता हुआ आपके लिए आज खड़ा है। 52 रुपए की बढ़त देखने को मिली है। मानस, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड हिंदुस्तान यूनिलीवर पे होगा। और अगर आप देखिए तो स्टॉक ने आज एक वीक मार्केट में भी 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके ऊपर निकला है। आई थिंक अब आपको यहाँ पर 2700 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2615 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 2700 रुपए के टारगेट रहेंगे। 2690 से लेकर 2700, ये रेंज रहेगी टारगेट की। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले 1 से 2 दिनों में हिंदुस्तान यूनिलीवर ये लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर भी एक बाय का ट्रेड बन रहा है इस समय। 860 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे। एक बार जरा थोड़ी सी रिकवरी दिखा देते हैं कुछ स्टॉक्स में जहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी हुई है लोअर लेवल से। अदानी ग्रुप में अच्छी खासी रिकवरी है एक्चुअली। अदानी एंटरप्राइजेस में करीब करीब 2% की, पोर्ट्स में करीब करीब 2% की रिकवरी है इंटरडे लेवल पर। हालांकि जो स्टॉक इंटरडे लो पर है इस समय वो है नेस्ले। नेस्ले में थोड़ा सा डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। आप चलिए, अमोल, गुड आफ्टरनून। अमोल, आपका ट्रेड क्या होगा यहाँ पर? अनुज जी नमस्ते। आई थिंक मुझे अभी मार्केट का करंट सिनेरियो देखते हुए मुझे बीपीसीएल का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 350 फरवरी सीरीज का अभी चल रहा है 8.8, स्टॉप लॉस रहेगा 4.5 और टारगेट मुझे लगता है कि पोजिशनली है 15 और 19 तक जा सकता है। रीजन बिहाइंड दैट कि एक इतना पैनिक में मार्केट में भी बीपीसीएल ने इंट्राडे चार्ट्स पे और डेली चार्ट्स पे हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है और मुझे लगता है कि ये एक बेस अच्छा है बीपीसीएल में। सो अगर ये 344 और 342 मेंटेन करता है तो ये एक नया रैली आगे जाके देख सकते हैं। तो एक बीपीसीएल 350 कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है मुझे। बीपीसीएल में 350 का कॉल लेकर चले, 8 रुपये 80 पैसे, 8 रुपये 65 पैसे के आसपास पे खड़ा है और ये तेजी का ट्रेड आपको 15 से 19 रुपए तक के रिटर्न्स कमा कर देगा। तो ये है एक बाय कॉल। गौरांग शाह, आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया है और इस पैनिक में क्या आपके निवेशकों के बीच भी थोड़ा सा एंग्शियसनेस, एंजाइटी बढ़ी है? ठीक बजट से कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं और ये सेल ऑफ आता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जैसे अभी शुरुआत में अनुज जी बता रहे थे कि इतनी बड़ी गिरावट को लेकर के कारण क्या है, ये तो किसी को समझ में नहीं आया। हो सकता है आज एफ एक्सपायरी है, कल छुट्टी है, फिर शुक्रवार को लौटेंगे, फरवरी सीरीज का पहला दिन होगा और उसके बाद वाले हफ्ते में माननीय वित्त मंत्री जी बजट पेश करेंगे। तो कुछ मिला जुला सा रुझान नकारात्मक परिस्थिति बना रहा है। अभी अनुज ने एक बैंक का जिक्र किया था, एक्सिस बैंक का। नतीजे आए हमारे हिसाब से तो जो अनुमान था सभी मापदंड में उससे बेहतर आंकड़े लेकर के एक्सिस बैंक आई और ये जो गिरावट हम देख रहे हैं वहां पर हमें लग रहा है कि एक्सिस बैंक में खरीदारी का मौका है। और अर्षिता, एक चीज है, ऐसी गिरावट में अगर आपका नजरिया छोटी या मध्यम अवधि का नहीं और लंबी अवधि का है तो मेरे ख्याल से ऐसे मौकों को आपको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मौके का लाभ उठा करके अच्छी कंपनियों में, सक्षम कंपनियों में निवेश करना चाहिए, ये राय है। एंग्जाइटी या फिर घबराहट नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर जो निवेशक है वो हमें ये प्रश्न पूछे थे कि ऐसी गिरावट में कौन से शेयर में निवेश करें। आप कारोबारी है तो जाहिर है अपने जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से आपको कामकाज करना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल एक्सिस जैसे ट्रेड्स में मौका मिल रहा है गिरावट पर पोजीशन खड़ी करने का, आप उस पर ध्यान दीजिए।
यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अच्छा, इस बीच सिप्ला और ये नतीजा अच्छा नहीं है। इस बारी सारी फार्मा कंपनियों का परफॉर्मेंस बेहद खराब। मुनाफा 801 करोड़ पर, एक्सपेक्टेशन थी 944 करोड़ के मुनाफे की, तो एक बड़ा मिस है। 2% फिसलता हुआ ये काउंटर, ये फिलहाल एक बेहद खराब परफॉर्मेंस। प्रॉफिट का ही आंकड़ा फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कुछ और आंकड़े जो आने लगे हैं इसमें आप ध्यान दीजिएगा। रेवेन्यू आया है 5,810 करोड़ पर, एक्सपेक्टेशन था 6,240 करोड़ या फिर 39 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आएगा, वहां पर भी कंपनी ने मार खाई है, तो ये भी एक बड़ा मिस आता हुआ। एबिटा लेवल देखेंगे तो 1407 करोड़, एक्सपेक्टेशन थी 1495 करोड़ की, ये भी एक मिस। मार्जिन्स ही हैं जो कंपनी दरअसल एक्सपेक्टेशंस पर मीट कर पाई है। 24.2% के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। लेकिन अगर आप देखें रेवेन्यू फ्रंट पर और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर एक बड़ा हिट आता हुआ, और स्टॉक के नंबर्स को पढ़ते ही करीब 3% का नुकसान दिखा रहा है। क्लियरली प्रेशर बढ़ता हुआ, और आपके लिए हाइलाइट्स लेकर आएंगे कि किस वजह से प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि कई सारी ड्रग्स की प्राइसिंग में दरअसल कई कंपनियों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। क्या वो फैक्टर है या फिर कुछ और, वो देखना होगा। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो इजाफा जरूर दिखाई देगा, लेकिन उम्मीद पर बिल्कुल नहीं खरे उतरे हैं ये नतीजे। बिल्कुल, और सिप्ला ने एक्चुअली पिछले 2-3 क्वार्टर में डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई थी। इनफैक्ट स्टॉक जो सिप्ला का है फार्मा इंडस्ट्री में लीडर बन चुका था, लगातार न्यू 52 वीक हाइज बना रहा था ये स्टॉक, जबकि फार्मा सेक्टर स्ट्रगल कर रहा था। इनफैक्ट इसका एक आप 1 ईयर का चार्ट लेकर आएंगे तो उसमें आपको दिखाई भी देगा। अच्छा, अब ये है यहाँ पर कि क्या ये फिर से यूएस मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है। सिप्ला के साथ एक चीज़ है लेकिन कि सिप्ला का डोमेस्टिक बिजनेस भी काफ़ी बड़ा है, तो सिप्ला प्योर एक वो जेनेरिक कंपनी नहीं है जो सिर्फ यूएस मार्केट पर डिपेंडेंट है। इनका इंडिया पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, ये भी एक इनफैक्ट फैक्टर था जिसको सिप्ला ने सपोर्ट किया था। गौरांग, कोई व्यू आपका सिप्ला पर? तो अनुज, हमें भी थोड़ा आत्मचिंतन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से 2-3 तिमाही से नतीजे नकारात्मक आ रहे हैं, पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं कि बुनियादी दर के आधार पर सिप्ला पर खरीदारी आई थी, और ये एक ऐसा स्टॉक था अनुज जो हमें लग रहा था कि शायद थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। लेकिन ऐसे आंकड़ों को लेकर के मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आंकड़े अभी आए हैं, इसलिए थोड़ा समय लगेगा आंकड़ों को तोड़ने के लिए, लेकिन अगर टिप्पणियां मैनेजमेंट की तरफ से आती है तो थोड़ा स्पष्टीकरण आ जाता है, तो वो थोड़ी सहायता कर सकता है हमारी सोच और समझ के लिए। लेकिन इस स्तर पर नई खरीदारी की राय हम नहीं करेंगे। याद है कि इनका जो यूएस बिजनेस था वो मल्टी क्वार्टर हाई पर था, तो क्या वो एक्सटेंड हो पाया है या फिर वहीं पर एक स्लाइस आया है, वो डिटेल आगे कुछ देर में आएगा तो आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल ऑन द फेस ऑफ इट एक नीजक रिएक्शन सिप्ला में लगभग 3.5% का नुकसान। अच्छा गाबा साहब, स्टॉक तो पिछले 3 महीनों में करीब 11% करेक्ट हो चुका है। 1027 पर चार्टिकली स्थिति क्या है, क्योंकि एक नीजक रिएक्शन मार्केट दे रहा है नंबर्स को सुनकर। ब्रेकडाउन मिला है चार्ट में सिप्ला पे देखा जाए तो, जो ब्रेकडाउन मिला है करीब 1050 के आसपास मिला है, और आज ट्रेड कर रहा है 1026। साइकोलॉजिकल 1000 का सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट से 3 डिजिट आने की संभावना पॉसिबिलिटी होती है। 1 से 1000 ब्रीच जाएगा तो काफी गिरावट आएगी, फिर 900 भी देखेंगे, फिर ये मोमेंटली गिरावट नहीं रहेगी। 1000 एक मेक और ब्रेक जोन है, शायद वहां पर समझ जाए तो ठीक है, फिलहाल तो वीक नजर आता है सिप्ला। लेट्स सी 1000 पर सपोर्ट लेता है या नहीं, फिलहाल तो वीकनेस है। नंबर्स के और डिटेल पर हमारी नजरें रहेंगी। कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर दरअसल इस घंटे थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिला है। इनफैक्ट इस पूरे मार्केट में अगर आप एक ने नोटिस किया होगा किन पॉकेट्स में वीकनेस है, बैंक और आईटी जिसका अनुज जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन साथ ही एक लीडरशिप वाला सेक्टर रहा था, वो था कैपिटल गुड्स, और उस पर अगर आप ध्यान दें एल&टी जैसा काउंटर आज करेक्ट होता हुआ 1.5% नीचे। कैपिटल गुड इंडेक्स में अकेले आप देखेंगे तो लगभग 400 पॉइंट तक का करेक्शन देखने को मिला है। एबीबी, सीमेंस, बॉश, तमाम कंपनियां हैं जहां पर हम देख रहे हैं पोजीशंस अच्छी खासी कटती हुई दिखाई दी है। अमोल, यहां पर आप क्या पढ़ रहे हैं, स्पेशली एल&टी जो एक बेल वेदर है, वहां पर क्या कुछ शेकआउट देखने को मिल रहा है? हर्षदा जी, आई थिंक ये करेक्शन हुआ है, बट अगर हम डेली चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो अभी भी स्टॉक्स 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ ये करेक्शन ही है। और इमीडिएट अगर सपोर्ट में देखता हूँ तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, मतलब 21.25 और 21.50, ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर बाउंस बैक होता है तो यहाँ पे एक बॉटम बनने के चांसेस भी ब्राइट है, बट मुझे लगता है कि फ्रेश
अगर अप ट्रेंड रैली आनी है स्टॉक में तो 2200 के ऊपर अगर स्टॉक रहेगा तो ही हम बोल सकते हैं थोड़ा रिवर्सल फॉर्मेशन कंफर्मेशन आ सकता है। बट अगर मैं ब्रॉडली देखूं, शॉर्ट टर्म टेक्सचर देखूं, तो अभी भी स्टॉक का टेक्सचर है वो पॉजिटिव ही है। ओके, चलिए आज एक स्पेस जहाँ पर क्लियरली बाइंग है वो है ऑटोज। टीवीएस मोटर्स का शुरू से टॉप गेनर बना हुआ है, लेकिन हम सुबह डिस्कस करते हैं मारुति के नंबर्स बहुत शानदार थे और मारुति कल भी रिएक्ट किया पॉजिटिव नंबर्स पर, आज भी फॉलो थ्रू है इसमें मारुति में, और बजाज ऑटो भी अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो ने ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई है एक्चुअली रिसेंट लोज से, तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम क्लियरली इंटैक्ट है। मानस, इनमें से कोई स्टॉक जो आप पोजिशनल या स्विंग के हिसाब से अप्रोच करना चाहेंगे ऑटोमोबाइल्स में? देखिए, मैंने बजाज ऑटो पे भी रिकमेंडेशन दिया था, टाटा मोटर्स पे भी रिकमेंडेशन दिया था और मारुति पे भी रिकमेंडेशन दिया था, और ठीक ठाक मूव्स तीनों स्टॉक में देखने को मिले हैं। लेकिन अब अगर आपको ट्रेड लेना है, एक फ्रेश ट्रेड लेना है, तो आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प पे आप ध्यान दे सकते हैं। एक रेजिस्टेंस है 2800 रुपए का, लेकिन क्योंकि आज जिस तरह का मूव देखने को मिला है वीक स्ट्रक्चर में, वीक मार्केट में, आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। और अगर यहाँ पर आपको 2800 रुपए के ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे तो कम से कम 2860 या 2875 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी राय में तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 2770 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, 20 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 2850 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 2850 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प में, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर इस समय पोजीशंस मजबूत हो रही हैं। मेटल काउंटर्स का आज सहारा मिला है सरप्राइजिंगली। हिंडाल्को देखेंगे तो 2% ऊपर टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में शामिल। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील हल्की सी बढ़त दिखा रहा है। टाटा स्टील में भी नेशनल लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आने की कोशिश जरूर हुई थी, तो शायद ये एक टेक्निकल प्ले ही रहेगा। लेकिन हिंडाल्को का आज का मूव गावा साहब क्या इंडिकेट कर रहा है, और अगर किसी की पोजीशन है उनके लिए सलाह क्या होगी? वेल, बाउंस तो मिलता है बेसिकली, हो सकता है यहाँ से एक अपमूव कंटिन्यू रहे। ट्रेड कर रहा है 494 पर हिंडाल्को, पॉसिबल कि 500 और 505 की जोन है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 490 का, तो रिस्क रॉड रेशियो भी ओके है, यस ले सकते हैं हिंडाल्को। एक मौका है हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स में पोजीशन खड़ी करने का। इनफैक्ट आप ध्यान दें तो कुछ कुछ स्टॉक्स वायदे बाजार में अपनी पोजीशंस को कोशिश कर रहे हैं मजबूत रखने की, उसमें से एक हिंडाल्को है। दूसरा आप ध्यान दीजिएगा HUL के स्टॉक पर भी, और HUL पर मानस का तो वैसे भी बाय कॉल आ गया है। मानस ने कहा कि 2690 से 2700 तक के लेवल ये दिखा सकता है, लेकिन फंडामेंटली नंबर्स के बाद जो भी हमने देखा वो रॉयल्टी का झटका था, शायद वो एक मौका दिया लोगों को स्टॉक में फिर से नई पोजीशंस लेने का। लेकिन यहाँ से आगे अगर डिलीवरी की बात करें, गौरांग आपके एक्सपेक्टेशंस क्या होगी HUL में? तो हर्षदा, पहले तो 2900-3000 आसपास के लक्ष्य हमारे। रॉयल्टी का झटका बिल्कुल मिला था, लेकिन मौका था खरीदारी करने का, इसमें कोई दो राय नहीं। 2630 के आसपास अगर मैं ये सवाल अपने आप से मैं पूछता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, जब हमारा टारगेट 2900-3000 का है, तो थोड़ी बहुत गुंजाइश कम लगती है मुझे। और इस स्तर पे अगर पुराना निवेश है तो आप बने रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है हर्षदा। लेकिन नया निवेश करना है तो थोड़ा करेक्शन का इंतजार करें। बजट भी अगले हफ्ते हैं, शायद बाजार में अगर गिरावट आती है उसको लेकर के तब जाकर के निवेश करें। लेकिन खपत मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके लौट रही है, और जो लागत खर्च को लेकर के पहली और दूसरी तिमाही में FMCG क्षेत्र में दबाव था, वो भी धीरे धीरे करके हल्का हो रहा है। ओके, ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स इस समय जिन पर आपको नज़र रखनी है। निफ्टी 17933, तो रिकवरी तो है, लेकिन ऑब्वियसली हायर लेवल पर थोड़ा प्रेशर भी है। अच्छा, एक और स्पेस जहाँ पर आज लोअर लेवल पर फिर बाइंग आई है वो है मेटल्स। हिंडाल्को में तो खास तौर से अब ज़बरदस्त तेज़ी है, करीब करीब डे हाई पर हिंडाल्को इस समय, और 2-2.25% का मूव। निफ्टी मेटल्स ऑलमोस्ट डे हाई पर तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा है डे हाई पर आने की, तो उस पर भी नज़र रखिए। अच्छा, एक्सपायरी है तो एक बार जरा मैं सोच रहा था कि एक बार जरा निफ्टी के ऑप्शंस के आंकड़े देखूं, तो जो 18,000 हर्ष था, 18,000 वाला जो पुट राइटर था, उसकी आप देखिए क्या ज़बरदस्त पिटाई हुई है आज। और इसके लिए ये आज के बाद मैं कहूँगा कि कुछ लोगों को अब ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम क्यों कहते हैं। आप लिख लीजिए इसको पेपर पे कि मैं ओवरनाइट ऑप्शंस नहीं बेचूंगा या बेचूंगी अगर आप ट्रेडर हैं तो। क्यों? क्योंकि वो जरा एक बार 18,000 के पुट लेकर आइए
अगर वो आपने क्यूट वे में कल 10 रुपये में पुट बेची होगी ये सोचकर कि चलिए 10 रुपये तो मिल ही जाएंगे मुझे, उसका रेट देखिए 72 रुपये तो अब है। उसका जब इंट्राडे पैनिक हुआ था उसमें हाई हो गया था 161 रुपये। तो अगर आपने 10 रुपये में बेचा, 1000 ऑप्शन बेचा, आपने सोचा कि चलो 10,000 रुपये मेरे घर में आ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला उसका। अब भी अगर आप उसको कवर कर रहे हैं तो आपका कितना लॉस है, 60,000 का लॉस है उसमें, और पीक पे तो आपका करीब करीब 1.5 लाख का लॉस बन गया था। तो इसके लिए ये बहुत डेंजरस स्ट्रैटेजीज होती हैं इस तरह से ऑप्शन राइटिंग करना, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए होती है। बैंक निफ्टी में देख रहा 2,000% का प्रीमियम जंप हुआ आज ऑप्शंस में, जो पुट ऑप्शंस हैं। जैसे एक बार फॉर एग्जांपल आप 42,000 का बैंक निफ्टी का एक पुट ऑप्शन ले आइए, 42,000 का बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन में आज 2,500% का मूव है, और जब एकदम मार्केट इंटरडे लो पे था उस समय तो ये 3,000% तक चला गया था। मतलब अगर आपने कोशिश की है सोचने की कि मैं 10,000 रुपये घर ले जाऊं तो आज आपका 3 लाख का लॉस हुआ होता। इमेजिन, ये मतलब एक जस्ट एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है जो ये आपको ये जो ऑप्शन प्राइस है ये एक्सप्लेन कर रही है इसके लिए। हाँ ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरीज में चलता ही है और हम ये सब मानते हैं कि एक ठीक है, अगर वहाँ पर एक बेस है तो वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता है तो इस तरीके के मूव्स आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसके लिए अगली बार प्लीज़ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओवरनाइट ऑप्शंस बेचकर मत जाइए, नेगेड ऑप्शंस बेचकर मत जाइए। कोई ना कोई आपकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अनलिमिटेड रिस्क वाली कोई ट्रेड मत लेके जाइए, क्योंकि इस तरीके के चांसेस वहाँ पर आ सकते हैं। एक और स्टॉक की हमने चर्चा की थी कल या परसों मेरे ख्याल से, ट्रेंट की, हर्षिता की। ट्रेंट में अब मेरे ख्याल से सेलिंग खत्म हो गई है। वो जो मिड कैप फंड की, यतिन ने वो डेटा पेश किया था कि मिड कैप फंड्स की अब सेलिंग खत्म हो गई है और अब लार्ज कैप फंड्स उसको लेना शुरू करेंगे। शायद वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि आज देखिए वीक मार्केट में ट्रेंड ऊपर है। गाबा जी, ट्रेंड का चार्ट क्या लग रहा है? काफ़ी बड़ी डिक्लाइन आई थी इसमें, क्या वो अरेस्ट हुई है अब? यहाँ पर क्या लग रहा है कि टर्न अराउंड हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि 1 बजे के शो पे मैंने ये रेकमेंड किया था, ट्रेंड अब वो ऑन है। इतनी जो गिरावट हुई है, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेच हो चुका था ट्रेंड ऑन द डाउन साइड। अब ट्रेड कर रहा है 1217 में। मुझे लगता है 1230 से 1240 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। क्वाइट पॉसिबल 1250 भी एक पॉसिबिलिटी है। स्टॉप होगा 1205 का बस। ट्रेंड यस इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। बाहर तो अच्छा लग रहा है में एक अच्छा मौका, और जिस दिन हम इसकी चर्चा कर रहे थे उस दिन भी आउट परफॉर्म कर रहा था, और आज गिरते बाजार में इसका 1.5% टिके रहना वो कुछ कहानी में और आप कह रहे हैं जोर डाल रहा है कि अब खरीदारी हो रही है फंड्स की। चलिए अब बात करते हैं सोना BLW की। गिरते बाजार में ये भी एक स्टॉक है जो करीब 4% ऊपर था इंट्राडे में। अब देखिए 5.5% की तेजी। दरअसल तीसरी तिमाही की जो नतीजे आए हैं ना वो काफी सॉलिड रहे हैं। रेवेन्यू जो है रिकॉर्ड लेवल्स पर, इबिटा में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अब देखिएगा कंपनी के मुनाफे में करीब 25 से 24% तक का इजाफा देखने को मिला। अब और डिटेल्स के लिए कंपनी के ग्रुप CFO रोहित नंदा हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर नंदा, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है और मैं हर फ्रंट पर देख रही हूँ यहाँ पर काफी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये जो आपका बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सेगमेंट है उस पर अगर आप कुछ और उल्लेख कर सके कि किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है, कितनी बिजनेस में और ग्रोथ की विजिबिलिटी इस सेगमेंट से आ रही है? नमस्कार। जैसा आपने ऑलरेडी बोला, ये हमारे लिए रिकॉर्ड क्वार्टर रहा है ऑन द फाइनेंशियल नंबर साइड। उसके अलावा भी इस क्वार्टर में हमने एक बहुत बड़ा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए EDL का बहुत बड़ा ऑर्डर जीता है, जिसका कि 10 साल का रेवेन्यू 3,350 करोड़ है। अगर ओवरऑल हम देखें तो हमारा टोटल ऑर्डर बुक जो है अभी 23,800 करोड़ पे आ गया है। उसमें से लगभग 3/4 जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ही है। अभी जो हमारा EV सेगमेंट से, BEV सेगमेंट से रेवेन्यू है लगभग 25% है। तो ये आगे जाके बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हमारा 75% ऑर्डर बुक जो है वो EV सेगमेंट से ही है। इनफैक्ट हमने जो अभी रिसेंटली अपना सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी पब्लिश किया है, वन ऑफ द सस्टेनेबिलिटी गोल्स जो हमने लिया है वो है कि हम अपना EV रेवेन्यू जो है 2026 तक 45% तक ले जाएंगे, जो भी जैसा मैंने बोला 25-26% के लगभग। कि आपका EV सेगमेंट से इतना योगदान आता है एंड मोस्ट ऑफ योर EV सेल्स कम फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। अब वहां पर दिक्कत हो रही थी टेस्ला को लेकर कि वहां पर शायद ऑफटेक नहीं देखने को मिला है। आपके नंबर्स में तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, बट इज देयर एनी साइन ऑफ एक्सपीरियंसिंग एनी पेन फ्रॉम वन पर्टिकुलर क्लाइंट जो इतना बड़ा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स?
सो हर्षिता जी, हम एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी अपने किसी भी कस्टमर का नाम जो है वो नहीं बताते हैं। जी। सो मैं जस्ट लीगल डिस्क्लेमर कि ना तो मैं क्लाइंट से इसको क्या कुछ confirm कर ऐसा सकता अंदेशा हूं। मिल रहा है क्या? जी। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में इनफैक्ट हमारे लिए एज अ ज्योग्राफी आल्सो काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। उसके अलावा यूरोप जो इस साल के फर्स्ट हाफ में काफी वीक हो रहा था बिकॉज ऑफ वॉर एंड अदर रीजंस, तो यूरोप भी सेकेंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में यूरोप में भी सेल अच्छा हुआ है। सो ये दोनों हैं, और उसके अलावा इवन इंडिया में भी सेल्स काफी स्ट्रांग रहा है इस क्वार्टर में। सो तीनों ही मार्केट्स जो हमारी है हम लोगों के लिए अच्छी रही। हालांकि अगर आप वैसे देखेंगे तो मार्केट का अंडरलाइन ग्रोथ था, लेकिन हमारा ग्रोथ लगभग उससे डबल से भी ज्यादा था। तो कोई इस समय फीलर्स आपके किसी भी क्लाइंट से नहीं मिल रहे हैं कि आगे थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिलेगा? तो यूरोप की जो चिंता थी वो अबेट हो गई है और अमेरिका से ऐसा कोई साइन नहीं है, करेक्ट? जी, अभी तो हमको ऐसा क्योंकि हमारे कस्टमर से जो हमको कस्टमर शेड्यूल आते हैं वो लगभग 3 से 6 महीने के होते हैं। उसके बेसिस पे अभी हमको ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा। एक्सपोजर आपका चाइनीज मार्केट में है? सॉरी? चाइनीज मार्केट में किसी तरह का एक्सपोजर है आपका? जी, हमारा चाइना में एक प्लांट है फॉर स्टार्टर मोटर्स। तो चाइना में है हमारा एक्सपोजर, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो वहां से कोई ऐसा फीलर नहीं मिला है, राइट? क्योंकि उधर सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थोड़ी सी डिप होने लगी थी। हाँ, तो चाइना में जैसा मैंने बताया स्टार्टर मोटर्स है, तो स्टार्टर मोटर्स तो नॉन ईवी सेगमेंट है। तो हमारा ईवी सेगमेंट जो है सबसे स्ट्रॉन्ग यूएस में है, और फिर उसके यूएस में और यूरोप में है, और उसके अलावा इंडिया में जो है टू व्हीलर ईवी सेगमेंट में भी हम बेचते हैं। तो ये तीनों मार्केट्स ठीक चल रही हैं अभी। ओके, मुझे यही समझना था कि किसी तरह की कोई स्लो डाउन की गुंजाइश दिख रही है या नहीं, क्लाइंट से ऐसे कुछ फीलर्स मिल रहे हैं या नहीं, और आपने साफ कहा मार्केट स्ट्रांग है, वहां पर किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नंदा हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो ये है फिलहाल सोना BLW या सोना कॉमस्टार के मैनेजमेंट का अपडेट। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अमोल, ये वैसे है तो नहीं F&O में, सो आई एम नॉट श्योर आप इसे ट्रैक करते हैं या नहीं, लेकिन स्टॉक में स्ट्रेंथ अच्छी खासी देखने को मिली, अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी हुई है। चार्ट क्या पढ़ पाएंगे आप? यस, आई थिंक हर्षदा जी, ये वीक में अगर हम देखते हैं तो इतना खराब मार्केट सिचुएशन में भी स्टॉक 12% रैली किया है, और आज ही उसने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया है, और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी है। मुझे लगता है कि एक हायर बॉटम फॉर्मेशन नीचे में है और 50 डे के सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो आई थिंक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इमीडिएट जो टेक्निकल रेजिस्टेंस मुझे दिख के आ रहा है वो 475 और 480, वहीं से लास्ट टाइम करेक्शन आया था, वहां तक ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। ऑन द फ्लिप साइड, आई थिंक इन केस स्टॉक 435 430 के नीचे अगर क्लोज होता है तो वो एक वापस सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, बट अभी के लिए आई थिंक मोमेंटम स्ट्रांग ही लग रहा है। ओके, सोना BLW में मोमेंटम अभी के लिए स्ट्रांग है। अच्छा, विकास सालुंके जी भी जुड़ गए हमारे साथ। विकास जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस समय का। गुड आफ्टरनून जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में जिस हिसाब से एक सेल ऑफ देखने मिला था, मुझे लगता है एक सपोर्ट के आसपास अभी आ चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश सेल करने की राय नहीं रहेगी। मेरा पहला कॉल है अपोलो टायर। अपोलो टायर अगर आप देखोगे लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में एक पॉजिटिवली यहाँ पे अपसाइड एक रेंज पकड़ के रखा, और शॉर्ट टर्म एवरेज के ऊपर भी, और यहाँ पे जो इसका ADX इंडेक्स जो है वो अभी भी पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अपोलो टायर बाय करके जाना चाहिए। ऊपर में जो पहला टारगेट यहाँ पे देखने मिलेगा 332 का है, और स्टॉप लॉस 316 के आसपास का यहाँ पे लगा के अपोलो टायर पे यहाँ पे बाय करना है। दूसरा रहेगा पॉलीकैब। पॉलीकैब मुझे यहाँ पे अभी भी अच्छा लगता है, 2812 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2750 से स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हो। ऊपर में 3000 के आसपास की जो टारगेट है यहाँ पे निकलते आ रहे, तो पॉलीकैब मेरा दूसरा काउंटर है। अपोलो टायर्स में तेजी और पॉलीकैब में भी खरीदारी का एक व्यू आता हुआ। पॉलीकैब के नंबर्स के बाद आपको याद होगा स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, आज थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन हाँ अपोलो और बाकी टायर कंपनियों में थोड़ा सा इंटरेस्ट देखने को मिला। आज सीएट के नंबर से पहले उस स्टॉक में भी खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन इंडस टावर आपको याद होगा, हम नंबर्स की बात कर रहे थे सुबह में, और ये पहली दफा है कि कंपनी ने इतना बड़ा लॉस दिखाया, 700 करोड़ के आसपास का लॉस। इन्होंने अच्छी खासी एक प्रोविजनिंग की है एक पर्टिकुलर
टेलीकॉम कंपनी के अकाउंट के सामने, जो करीब 2300 करोड़ से 2000 करोड़ से काफी ऊपर है। गौरांग, झटका तो लगा 8% का, लेकिन वो प्रोविजन काफी है या फिर ये ओवरहैंग बरकरार रहेगा जब तक वोडाफोन फंड रेज नहीं कर लेता और अपना बकाया नहीं चुकाता है, या फिर उसका कुछ हिस्सा नहीं चुकाता है? बकाया तो हिस्सा भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हर्षदा। जिस प्रकार से वोडाफोन आइडिया महीने दर महीने अपने जो ग्राहकों के संख्या में नीचे के तरफ के इतिहास बना रहे हैं, तो आखिर में प्रश्न ये बनता है कि भाई आप किसको केटर करेंगे और सर्विस करेंगे और किसको अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे या मुहैया कराएंगे। और ये सिर्फ वन ऑफ नहीं, मेरे ख्याल से ये जो एक लटकती हुई तलवार है वो काफी समय तक परिस्थिति खराब कर सकती है इंडस टावर के लिए। और वित्तीय हालत तो वोडाफोन आइडिया की हमें सबको पता है क्या परिस्थिति है। तो इंडस टावर में पोजीशन अगर किसी की है तो निकल ले इससे पहले कि वोडाफोन इसको भी नीचे ड्रैग करे। कर तो रहा ही है। मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके हो सके तो दूर रहे, और अगर आपका निवेश है तो आप परिवर्तन का सोच सकते हैं। ओके, चलिए कुछ ही देर में जो कल के नंबर्स हैं उस पर भी हम एक थोड़ा सा एक प्रीव्यू लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक मार्केट में एक सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग आ रही है। अब निफ्टी देखिए वापस 17,900 के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। 1000 पॉइंट गया निफ्टी बैंक निफ्टी वापस 1000 हो गया और 41,730 इस समय बैंक निफ्टी एक बार लेकर आई है। आज एक चीज़ हो गई है, आज बैंक निफ्टी ने ये साबित कर दिया कि जो पिछले 3-4 दिन की रैली थी ना, उसमें अगर आपको ये कॉन्फिडेंस बन रहा था ना कि बैंक निफ्टी इज बैक टू लीडरशिप, नील बटा सन्नाटा जिसे कहते हैं, एकदम ऑलमोस्ट वो हो गया। इनफैक्ट आप जरा निफ्टी बैंक का आप ईयर टू डेट अगर देखेंगे तो वापस वो 3% नीचे हो गया। मंथ टू डेट, ईयर टू डेट दोनों ऑब्वियसली सेम है अब इस समय, तो 3% नीचे हो गया वो आज के 2.5% मूव की वजह से। और यही अमूमन स्थिति थी उस रैली से पहले, और वो जो रैली आई थी। एक हफ्ते का चार्ट, 7 डेज़ का चार्ट ले आते हैं बैंक निफ्टी का, वो थोड़ा सा 12 महीने के बजाय 7 डेज़ आई थिंक सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, ये देखिए 7 डेज़ का जो चार्ट है ये आपके लिए आ रहा है, एकदम 1.29% हो गया। और ये आपको बता रहा है कि वो जो रैली हुई थी, 3 दिन तक जो रैली बिल्ड हुई थी, वो पूरी की पूरी रैली एक दिन में कैसे स्वाहा हुई। और 1050 पॉइंट अब बैंक निफ्टी पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ से एक्सपायरी, क्योंकि अभी भी करीब करीब 1 घंटा बाकी है और 3 PM का मूव अभी बाकी है। तो 3 PM पे क्या होगा ये मैं थोड़ा सोच के इस समय ऑलरेडी घबरा रहा हूँ। लेकिन 1050 पॉइंट बैंक निफ्टी पे चले गए हैं। सिप्ला को रिविजिट कर लेते हैं हर्षदा। जरा सिप्ला लेकर आइए इंट्राडे, और देखिए क्या वर्टिकल स्लाइड आई है सिप्ला में, करीब करीब 4% का मूव अब डाउन साइड पर सिप्ला में। मानस, नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे सिप्ला पर वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि इस स्टॉक ने डिसेंट आउट परफॉर्म किया था। मुझे याद है 3-4 महीने पहले तक ये लगातार अपने ऑल टाइम हाइज बना रहा था। कुछ बदला यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या भी होगा? देखिए बिल्कुल बदला है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम सब चार्ट पे आपको बहुत क्लियर दिख रहे हैं। करीब 10 सेशन से स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा था अनुज जी, लेकिन आज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं, तो ये सब तो निगेटिव है। मेरा तो समझना है कि शायद आपको 980 रुपए तक के भाव आपको देखने को और मिल सकते हैं। तो करीब करीब 45 से 50 रुपए का डाउन साइड करंट लेवल से में सिप्ला में देखने को मिलेगा, इसलिए बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए और कभी कोई उछाल मिले तो एग्जिट करने की कोशिश करिए। उछाल पर एग्जिट ही कीजिएगा, फिलहाल उछाल के साइंस तो दिख नहीं रहे। वो स्लाइस के बाद और भी बिकवाली बढ़ गई है। आपको याद होगा नंबर्स के आते ही 2.5 से 3% टूटा था ये काउंटर। अच्छा, बैंकों पर, क्योंकि आप मेंशन कर रहे थे निफ्टी बैंक में एब्सोल्युटली नो कॉन्फिडेंस, 1000 पॉइंट का नुकसान, इंडसइंड और आईसीआईसीआई बैंक ड्रैग करते हुए। विकास, नए शॉर्ट खोलेंगे क्या? जी, अगर आप इंडसइंड की बात करो तो इंडसइंड बैंक में इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो ब्रेक कर चुका है यहाँ पे, और उसके नीचे यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। नीचे में उसकी जो नई रेंज ओपन होती है देखने मिल रही है, और 1140 और 1130 के आसपास की एक रेंज देखने मिल रही है। इंडसइंड बैंक ने लास्ट कुछ दिनों में जो 50 डीएमए उसको सस्टेन किया हुआ था, और आज उसने उस डीएमए को तोड़ चुका है और उसके नीचे ही कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये जो इंडसइंड बैंक के वीकनेस है वो नीचे वहां पे 1140 तक फिसलते हुए देखने मिल सकते हैं। और आईसीआईसी में वो लगता है कि एक जो मेजर सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा था उसने वो भी ब्रेक किया है, 860 के आसपास वो सस्टेन कर
रहा था, अभी फिलहाल 860 के नीचे का ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो इसका भी जो 200 डीएमए नीचे में देखने मिल रहा है वो 830 के आसपास है। तो अगर ये आज वापस 850 के नीचे बंद होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल सकता है। तो 852 तो है ही, 860 के नीचे अगर बंद हो तो शायद चांसेस है और टूटने के। फिलहाल यहाँ पर हर टिक के साथ दरअसल वीकनेस बढ़ती हुई। अच्छा, ध्यान रखिएगा, टेक महिंद्रा के साथ साथ दूसरे भी आईटी कंपनी में पोजीशंस अब अनवाइंड होना शुरू हो गई है। HCL टेक को, इन्फोसिस, TCS भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि ये लास्ट बैस्टियन ऑफ होप था, ऑफ सॉर्ट्स। वहां पर तेजी है तो शायद हम संभल जाएंगे, लेकिन आज यहीं पर मामला बिगड़ा है। अमोल, चार्टिकली आज तो गहरे क्रैक्स नहीं है, लेकिन कोई खास ऐसा स्टॉक जिस पर आपकी नजरें हैं, या फिर निफ्टी आईटी में कोई खास ऐसा लेवल जिसके करीब हम जा रहे हैं? अब देखिए 30,000 के स्तर आने लगे हैं, ये टूटे तो क्या सिग्नल होगा और बिकवाली बढ़ने का, ऐसा कुछ है क्या? आई थिंक हर्षदा जी, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा प्रेशर दे रहा है। तो बैंक निफ्टी और यही ट्रेंड कंटिन्यू रह रहा है, और जब भी मार्केट ऊपर आ रहा है वो आईटी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कोई आईटी को मैं अभी करेक्शन कंसिडर करूंगा, वेयर एज बैंक निफ्टी को मैं रिवर्सल कंसिडर कर रहा हूँ अभी के लिए, जिस वे में आज गिरा है। तो मुझे लगता है कि टीसीएस वगैरह में फॉर्मेशन अच्छे है। अगर मार्केट बॉटम आउट हो जाता है तो आई थिंक टीसीएस वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। बट फिलहाल तो मुझे आईटी में कोई पैनिक सेल ऑफ या मेजर सेल ऑफ नहीं लग रहा है करंट सिनेरियो देख। आई गेट योर पॉइंट। तो आईटी में फिलहाल पैनिक सेल ऑफ नहीं है, एंड इट्स गुड टू हियर। लेकिन निफ्टी बैंक में वो रिवर्सल, क्योंकि आपने कहा आपको दिख रहा है, तो यहां से अगर कोई नया शॉर्ट का ट्रेड खोलता है, पहले तो क्या खोलना चाहिए? क्योंकि ये अगला ट्रेड लेने का मौका फिर आपको फ्राइडे को ही मिलेगा, ठीक बजट के एक ट्रेडिंग सेशन, 2 ट्रेडिंग सेशन पहले हम नई सीरीज में होंगे। तो इस समय क्या कुछ शॉर्ट एक्टिवेट करके जाएंगे या फिर फ्राइडे देखते हैं? आई थिंक वेट करना चाहिए। आज एक्सपायरी है तो मैं थोड़ा कॉल भी काफी ज्यादा हो गया है। बट अगर मैं टेक्निकल सेटअप देखता हूं तो एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है। बैंक निफ्टी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, और जो जहां पे कंसिस्टेंटली सपोर्ट ले रहा था अराउंड 42,000 के आसपास, वो लेवल भी आज ब्रेक कर चुका है। तो सेटअप निगेटिव हो चुका है। शायद अगर मैं ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर हूं तो पुल बैक में अगर मिलता है तो 42,200 या 42,300 वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन बन सकता है। बट फिलहाल के लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा, बट टेक्सचर मेरे ख्याल से वीक ही है। तो ये निफ्टी बैंक पर एक व्यू बनता हुआ चले। अब क्योंकि हम 240 के करीब आ ही गए हैं, तो आपके लिए लेकर आते हैं 4 का चौका का की पूरी पेशकश। हमारे जानकार ने आपके लिए कुछ खास ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं और उन्हीं से समझेंगे कि क्या वो ट्रेड्स आप इस समय लेकर चले। तो सस्ते ऑप्शन के साथ शुरुआत करेंगे इस पारी की। अमोल, आप ही की बारी है, सस्ता ऑप्शन। हर्षदा जी, मैंने एक्चुअली प्रिपेयर नहीं किया था ऑप्शन, तो आप अच्छा, आप टाइम लीजिए, मैं मानस के पास चलती हूँ, फिर आपसे सस्ता ऑप्शन लेकर आते हैं। निकाल लीजिएगा आप सस्ता ऑप्शन। मैं अच्छा दोहरा देती हूँ किसको क्या देना है। मानस एफएनओ का सुपरस्टार विकास सालुंके एक टेक्निकल आधार पर चार्ट का चमत्कार निकाल कर रखिएगा, और गौरांग सर ने मिड कैप फंडा तो आई एम डेफिनेटली श्योर निकाला हुआ है। गौरांग सर, शुरुआत आपसे कर ले आज। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं हर्षदा। तो अभी अभी आईटी क्षेत्र का जिक्र हो रहा था, और ये जो एक मझौली आईटी कंपनी है साइंट लिमिटेड, इसके नतीजे मेरे ख्याल से कल परसों ही आए थे, और न तो सिर्फ ये तिमाही के नतीजे हर्षदा, लेकिन इसके पहले के जो भी नतीजे हमने साइंट लिमिटेड के देखे हैं वो भी काफी बेहतर थे। और अगर आप तुलना भी करें हर्षदा, तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि आईटी की दिग्गज कंपनियां बेहतर नतीजे लाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मझौली कंपनियों ने दिग्गज आईटी कंपनियों से बेहतर नतीजे लेकर के आए हैं। तो साइंट लिमिटेड मेरे ख्याल से करीबन 850 के आसपास कामकाज कर रहा है। नतीजे देखने के बाद हमने जो लक्ष्य ऊपर की तरफ साधा है वो है करीबन 1050 से 1100 का, और मुझे लग रहा है कि आईटी क्षेत्र में करेक्शन में निवेश करने का बहुत बड़ा मौका है। ओके, तो आईटी में आपको ध्यान देना है, और साइंट वो एक स्टॉक है जिस पर आपको एक कॉल लेना है यहाँ पर। तो साइंट पर दांव लगाएं, और ये इस समय एक मिड कैप फंडा की कॉल आ रही है इस समय पर। अमोल, आपका ऑप्शन रेडी है या फिर हम अभी दूसरी ट्रेड की तरफ जाएं? चलिए काम करते हैं हम फिर हज तो बाकी ट्रेड्स ले लेते हैं। आज थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ वो मर्फीज लॉ हमारे साथ भी चल रहा है। तो एफएनओ सुपरस्टार ले लेते हैं मानस जी की तरफ से। मानस जी बताइए।
तो देखिए इंटेलेक्ट डिजाइन पे बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर आप पैटर्न्स देखेंगे तो वो निगेटिव है, कंसोलिडेशन हम काफी समय से देख रहे थे, लेकिन फाइनली जो 405 408 409 का जो रेंज था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, जो कि निगेटिव है स्टॉक के लिए। मेरा समझना है कि यहाँ पर कम से कम 15 रुपए का डाउन साइड इंटेलेक्ट डिजाइन में देखने को मिल सकता है। तो इसका फ्यूचर बेचेंगे, फरवरी वाला फ्यूचर बेचेंगे। 409 के आसपास के भाव चल रहे हैं। 416 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बिकवाली करिए 395 के टारगेट के लिए। इंटेलेक्ट डिजाइन में एक शॉर्ट का ट्रेड, मिड कैप फंडा में एक तेजी का ट्रेड आया सायंट में, लेकिन इंटेलेक्ट डिजाइन के चार्ट्स में दिख रही है ब्रेकडाउन और उसी के मद्देनजर मानस कह रहे हैं शॉर्ट करके चलें। विकास सालुंखे, चार्ट का चमत्कार। जी हर्षदा, मुझे लगता है कि अंबर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि वो 4000 से रिट्रेस हो चुका था लास्ट। अगर आप देखोगे तो 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान इस काउंटर में देखने मिला, और जिसका जो डायरेक्शन मूव इंडेक्स है यहाँ पे एक स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी। ओवरसोल्ड हो से यहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड है। 1970 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा और 2200 के टारगेट के लिए उसको बाय करना है। हालांकि हमने देखा है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी उसका ज्यादा लास्ट 1 से 2 वीक में हमने देखा है कि 2000 के रेंज में एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ था, और उसमें कल से एक प्राइस मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कंटिन्यू करेगा। एक पहला टारगेट यहाँ पे जो है इसका 2200 के आसपास का आएगा, और दूसरा 2400 का। तो थोड़ा सा लंबा हॉरिजॉन भी रख सकते हैं इसमें 1 से 2 वीक का। तो मुझे लगता है एक अच्छा कैंडिडेट यहाँ पे बन सकता है। ओके, तो अंबर एंटरप्राइजेज, और एक्चुअली अंबर के नंबर्स हम कल या परसों देख रहे थे, और बड़े दिनों बाद इस पर एक व्यू आ रहा है, क्योंकि ये तो एकदम ऑफ द रेडार हो चुका है स्टॉक। 2200 2400 के लिए एक अपॉर्चुनिटी विकास को दिख रही है, जहां पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। तैयार है सस्ता ऑप्शन अमोल? यस हर्षदा जी, बताइए। इंडसइंड बैंक 1160 का पुट ऑप्शन मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा है। सीएमपी अभी 30-31 के आसपास है। टारगेट मुझे लग रहा है 60-65 तक जा सकता है। उसका स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 14 रुपीज। आई थिंक इंडसइंड बैंक कंसिस्टेंटली लोअर टॉप फॉर्मेशन बना रहा है, और आज भी जब मार्केट गिर रहा है और स्पेशली बैंक निफ्टी में प्रेशर है, तो वो अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, और जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे वो ब्रेक करके स्टॉक निकल चुका है। थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा वोलेटाइल रहेगा मार्केट तो, बट टेक्सचर वीक है। मुझे लगता है कि अगर वीकनेस कंटिन्यू रहता है तो ये पुट ऑप्शन 60-65 तक जा सकता है। तो 60-65 तक के लेवल्स, इंडसइंड बैंक का 1160 का पुट लेने की सलाह। मंदी का ट्रेड ध्यान दीजिए यहाँ पर आ रहा है आपके लिए। वो सारे ट्रेड्स एक बार रिकैप कर देते हैं, हमारे जानकारों ने क्या कुछ आइडेंटिफाई किया है। अमोल अठवले का इंडसइंड बैंक का 1160 का पुट आप लेकर चलेंगे। याद रखिएगा फरवरी में पोजीशन आपने खड़ी करनी है, और ये 65 तक जाने की क्षमता रखता है। 14 आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखिए। फिर आया हमारा एफनो का सुपरस्टार, और ये था इंटेलेक्ट डिजाइन, लेकिन ये भी एक शॉर्ट का ही ट्रेड है, ध्यान रहे। मानस ने दिया ये ट्रेड 395 के लिए शॉर्ट का कॉल मानस जायसवाल की तरफ से। फिर बात हुई कुछ ही देर पहले अंबर एंटरप्राइजेस की। चार्ट का चमत्कार, यहाँ पर 2200 और उसके आगे 2400 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। और गौरांग सर को पसंद है सायंट, तेजी की तरफ है ये ट्रेड, मौका है खरीदारी करने का। 1050 से 1100 के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल वो ट्रेड्स जहाँ पर आप इस समय फौरी तौर पर पोजीशंस ले सकते हैं। अच्छा, एक दो ट्रेड्स अनुज जिन पर नजरें होनी चाहिए, क्योंकि एलएनटी का मैं पहले जिक्र कर रही थी, तो अब देखिए स्टॉक इज नियरली डाउन 2%, वहां पर क्रैक गहरा रहा है। आपके टाटा मोटर्स में नंबर से पहले पोजीशंस अनवाइंड होती हुई, और आईटी कंपनियों में टेक महिंद्रा भी इज नियरली डाउन 2%। तो ये वो कुछ पोजीशंस है जहां पर दबाव बढ़ने लगा है। हिंडाल्को भी 2% ऊपर था, पिछले 15 मिनटों में सिर्फ 1% ऊपर रह गया। मार्केट में प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए आप एक दो चीजें, और रिलायंस देख लीजिए एक बार। रिलायंस का इंटरडे आपकी स्क्रीन पर आएगा, और रिलायंस अब इस समय डे लो पर, एग्जैक्ट डे लो पर रिलायंस। और एक बार आईटी इंडेक्स भी इंटरडे लेकर आइए, निफ्टी आईटी इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर भी आज जो रिकवरी बन रही थी उस रिकवरी में अब सेलिंग हुई, और अब निफ्टी आईटी भी डे लो पर करीब करीब 300 पॉइंट नीचे। और उसमें एचसीएल टेक जो सबसे स्ट्रांग लग रहा था अब सबसे वीक है आज, 1117। कल इस ऑलमोस्ट 1140 तक गया था ये स्टॉक का। आज सुबह अच्छी शुरुआत हुई थी इसकी, लेकिन अब ये स्टॉक भी इस समय वीक है। मिड कैप इंडेक्स 500 पॉइंट डाउन है हर्षता। ये मतलब जैसे कहना, लेकिन फिर वही बात है, 3 दिन पहले हम यहीं पर लग रहा था कि मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हुआ।
आज भी मैं यही कहूँगा कि जब तक 17,800 के नीचे मुझे 2 क्लोज नहीं मिल जाती, मैं फिर बोलूँगा कि ये ब्रेकडाउन को मैं कंफर्म ब्रेकडाउन नहीं मानूंगा। मुझे मार्केट का एक वर्डिक्ट चाहिए कि 2 दिन लगातार 17,800 के नीचे की क्लोज या 2 दिन लगातार 17,250 18,250 के ऊपर की क्लोज। 2 दिन, एक दिन से भी नहीं मानूंगा मैं। 2 दिन लगातार अगर इस रेंज के ऊपर या नीचे हम क्लोज करेंगे तभी मैं मानूंगा कि ये रेंज ब्रेक हुई है। तब तक वही है, मार्केट आपको दोनों साइड ट्रैप कर रहा है। लोअर साइड पर ट्रैप किया, ऊपर लेवल तक गए, एग्जैक्ट 17,18,250 तक गए हम, वहां से घूमे और अब एग्जैक्ट 17,850 तक आए हैं। अब यहाँ से घूम जाए कल या परसों में, कल तो छुट्टी है खैर, परसों घूम जाए यहाँ से, हु नोस। देखते हैं क्या होता है। अच्छा अनुज, एक और फैक्टर आपको याद होगा, इस हफ्ते की शुरुआत में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ज्यादातर एशियाई बाजार बंद है, तो वहां से जो हमारे में पैसा लगाते हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद एफआईआईज की सेलिंग बरकरार है। और जनवरी के महीने में मैं वो कैलकुलेट कर रही थी, nearly 17,500 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। तो ये सेल साइड की जो पोजीशंस आ रही हैं, कि आपको लग रहा है फिर अगले हफ्ते मैग्नीफाई हो सकती है कंसिडरिंग बाकी मार्केट भी खुल जाएगा? बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, और बहुत वैलिड पॉइंट भी, क्योंकि देखिए चीन और हांगकांग तो 20 जनवरी से बंद है, वो खुला ही नहीं है, ये वो खुलेंगे अगले हफ्ते। उसके बाद ये पॉइंट बिल्कुल। और एक और चीज़ है अर्चिता, ये जो आपने 17,000 करोड़ का नंबर बोला है, एक्चुअली कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। जो बाइंग आई है ताइवान में या जो बाइंग आई है कोरिया में, उन मार्केट में बाइंग देखिए एफआईएस की, तो अब क्या एफआईएस के पास तो एक बास्केट है ना, एक एमर्जिंग मार्केट में पैसा जा रहा है, उसमें क्लियरली इस साल जो पैसा है वो इंडिया में कम गया और बाकी मार्केट में ज़्यादा गया। अब लोग कहेंगे कि एफआईएस ने तो पिछले साल भी बेचा था, लेकिन फिर भी मार्केट ठीक ठाक था। हाँ ठीक ठाक था पिछले साल भी, लेकिन पिछले साल डोमेस्टिक का बहुत पैसा था। इस साल जो फीडबैक मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि एसआईपी फ्लोज तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन लोग लमसम में पैसा डालने से डर रहे हैं इस लेवल पर। लास्ट ईयर उनके पास रिस्क रिवॉर्ड फेवर में था लमसम में पैसा डालने के लिए। एक तो मार्केट नीचे था, वैल्यूएशन नीचे थे, और फिक्स डिपॉजिट में आपको 4% मिल रहा था। आज फिक्स डिपॉजिट में आपको 8% मिल रहा है, तो वो आपके पास वो जो आर्बिट्राज है ना वो भी थोड़ा सा कम है, उसकी वजह से भी एक फैक्टर आया मार्केट में। तो अलग अलग फैक्टर्स जो बाजार पर भारी है, लेकिन देखते हैं आज 17,800 की पर गाड़ी रुकती है या फिर उसके ऊपर ही लटकती रहती है। दिक्कत यही है कि हम मझधार में है, ना इधर ना उधर। चलिए अब नतीजों की बात करते हैं। और बजाज फाइनेंस, ये एक स्टॉक जहां पर बीच में आपको याद होगा एक बड़ा झटका भी लगा था। नतीजे आएंगे कल, अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? आज वैसे है तो शायद सुमित हमारे साथ है। सुमित, बजाज फाइनेंस बताइए, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? तो जो एक वो झटका था ना, वो बेसिकली इनके Q2 का अपडेट था, जिसके बाद ये Q3 का अपडेट था, जिसके बाद ये ऑलरेडी एक बड़ा झटका दिखा चुका है। तो कुछ हद तक बाजार ये बात जानता है कि किस तरह के नंबर्स आएंगे, किस तरह की अपडेट्स आएंगे। तो पहले Q3 का जो अपडेट था उसमें लोन ग्रोथ अनुमान से नीचे आया था। AUM ग्रोथ करीब करीब 5.7% ये इन्होंने दिया था, जो कि 7.5% का एस्टिमेट था। तो ये तो वो नंबर है जो हमें ऑलरेडी पता है। अब उसके बाद की डिटेल्स, जिसमें NII फ्रंट पे 5,917 करोड़ रुपए का एक NII का अनुमान, ये 2-3 ब्रोकरेज हाउस से कंसेंसस है। पैट करीब करीब 2,976 करोड़, 2,800 करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैट। प्रोविजनिंग सीक्वेंशियली और वाई दोनों ही आधार पर घटेगी, करीब 1,051 करोड़ से 720 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। इसी को अगर आप सीक्वेंशियली देखेंगे तो मुनाफा, ये प्रोविजनिंग करीब 734 करोड़ से घटकर 720 करोड़ आने का अनुमान है। लोन ग्रोथ जो कि बाजार मान भी रहा है कि बिना अनुमान से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि Q3 में बोल भी चुके हैं। AUM ग्रोथ करीब करीब 5.7%, ये भी एस्टिमेटेड है। और जो Q-on-Q बेसिस पर ये 8% का एस्टिमेट था, वही YoY बेसिस पे 30% के आसपास का बाजार एस्टिमेट मान के चल रहा था। तब उससे नीचे की तरफ ही में आंकड़ा आने का एक अनुमान लगा रहे हैं। और जो कंपनी की मार्जिन्स और स्प्रेड्स हैं, करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की डिक्लाइन इस क्वार्टर के अंदर वहां पर देखने को मिल सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट थोड़ी सी गिरेगी 14 बेसिस पॉइंट के आसपास सीक्वेंशियल बेसिस पे। लेकिन 2-3 चीजें जिस पर मार्केट बहुत क्लोजली नजर रखे, क्योंकि इन्होंने एक बात मेंशन की थी, जो नए क्लाइंट एडिशन थे वो इनके रिकॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। तो वो नए क्लाइंट एडिशन का एक बाद की कमेंट्री, यानी सेकंड हाफ, अब जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या ये कमेंट्री रखते हैं। दूसरा, त्योहारी सीजन को लेकर क्या पिकअप देखने को मिला है डिमांड साइड पर, अर्बन रूरल का मिक्स कैसा रहा है इनका इस क्वार्टर के अंदर, और अदरवाइज जो एनपीए की स्थिति है वो किस तरह की। बहुत ज्यादा कोई यहाँ पर फायरवर्क होता नहीं आमतौर पर, तो ये कुछ चीजें इनको बाजार कीनली वॉच करेगा। लेकिन मोर लेस बहुत सारी चीजें डिस्काउंटेड है, तो इसीलिए शायद स्टॉक में बहुत ज्यादा बड़ा रिएक्शन नंबर से पहले नहीं देखने को मिल रहा है। ज्यादातर नेगेटिव्स डिस्काउंटेड स्टॉक में होपफुली, और कल अगर वैसा ही प्रदर्शन फीका आता है तो इतना नहीं टूटना चाहिए। लेकिन
गौरांग, आपकी क्या पोजीशनिंग रहेगी बजाज फाइनेंस में, क्योंकि उस झटके के बाद स्टॉक में काफी करेक्शन आया और फिर लोगों ने पोजीशंस भी लेना शुरू की थी और मुझे याद है कई सारे फंड मैनेजर्स के रेडार पर वो स्टॉक था बैक करने के लिए। अब कल हमने SBI कार्ड के नंबर्स देखे, वहां पर थोड़ी सी कुछ सेगमेंट्स में प्रेशर देखने को मिला है। अगर उसी को एक्सट्रापोलेट करके चले और वही बजाज फाइनेंस के केस में भी आता है तो फिर क्या चिंता करने की जरूरत है? तो हर्षदा, पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं, खरीदारी की राय है बजाज फाइनेंस पर लंबी अवधि के लिए। और अभी जिस तरीके से सुमित जिक्र कर रहे थे और आप भी बता रहे कि नतीजों से पहले कारोबार को लेकर के जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की थी उसके कारण काफी तीव्र गिरावट हम देख चुके हैं। अब हो सकता है नतीजों में अगर कुछ थोड़े बहुत आंकड़े और निराश करे तो दबाव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले काफी लंबे समय तक अब ये कंपनी कामकाज ठीक से नहीं कर पाएगी या फिर आंकड़ों में निराशा देखने मिलेगी। एक आध तिमाही में दबाव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कुछ निराशा आती है और करेक्शन बढ़ता है नीचे की तरफ तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय होगी। ओके, लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय होगी। बजाज फाइनेंस अब काफ़ी गिर चुका है एक्चुअली, अपने हाई से करीब 25% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और अमूमन बजाज फाइनेंस आपको हर साल एक ऐसी करेक्शन देता है और अमूमन हर साल अगर आप उस करेक्शन बाय करें तो पैसा बनता है, लेकिन हर बार यही रिस्क लगता है कि क्या इस बार इज इट डिफरेंट, और इस बार भी लोगों को वही रिस्क लग रहा है। लेकिन चंदन जी भी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे भी फ्रेश कॉल्स ले लेते हैं, उसके बाद मार्केट और बजट की बात करेंगे। चंदन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी क्या पिक है इस समय की? जी अनुज जी नमस्कार। देखिए बाजार है वो एक्सपायरी के पूरे मूड में है और आज स्टार्टिंग से सेल ऑफ देखने को मिला है। हालांकि पिछले 2 घंटे में कंसोलिडेशन हुआ है, बट 2 दिनों का जो ऊपर के लेवल से डेंट है वो कहने की बाजार के सेटअप को खराब कर रहा है। हालांकि पिछले 18-19 दिनों से हम 17,777 से लेकर 18,250 के दायरे में ही है, बट जिस हिसाब से ऊपर के रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पे बाजार फिसल रहा है, कहने की डाउन साइड के फियर यहाँ पे बन रहे हैं। तो 17,777 एक अहम लेवल के रूप में देखेंगे, यदि वो लेवल तोड़ता है तो बाजार में 300-500 पॉइंट के डाउन साइड खुलेंगे यहाँ पे। तो उस चीज का हमें थोड़ा सा कंसर्न है, उस चीज का ध्यान रखेंगे। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करेंगे तो हम यहाँ पे मिक्स सेटअप ट्रेड पे फोकस करेंगे। सीमेंट काउंटर पे हमारा एक नेगेटिव रुझान है और इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो इंडेक्स मार्केट का वो काफी नेगेटिव है। स्टॉक वाइज आप देखोगे तो हमारा मानना है कि वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यूसली रहेगा। ओनली सेलेक्टिव ऑटो काउंटर है जहाँ पे हम पॉजिटिव व्यू है। तो यहाँ पे मैं 2 ट्रेड सेटअप के साथ में बात करना चाहूंगा। एक तो रहेगा यहाँ पे बजाज ऑटो है वो इस बाजार में पिकवाली के बावजूद भी अपने आप को होल्ड करेगा। तो बजाज ऑटो पे हमारा फोकस रहेगा स्लाइटली पॉजिटिव बायस के हिसाब से। मौजूदा लेवल पे बजाज ऑटो चल रहा है 3,707 के आसपास, 3700 के आसपास खरीदे, 3650 के आसपास के सपोर्ट, ऊपर में 3800 की तरफ के टारगेट रहेंगे। वहीं बिकवाली की तरफ आप देखोगे तो मैं एसीसी पे बिकवाली की सलाह दूंगा। हालांकि 6-7% गिर चुका है, बट अभी भी यहाँ पे वीकनेस जारी रहेगी। शॉर्ट्स के बिल्टअप हो रहे हैं, रोल ओवर भी यहाँ पे नेगेटिव साइड में हो रहे हैं। तो लगभग 2220 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 2100 तक के टारगेट बनेंगे। तो सीमेंट बिकवाली में, एसीसी बिकवाली में है और सेलेक्टिव ऑटो और स्पेशली बजाज ऑटो में खरीदारी है। तो इस तरह से बाजार में आपको अपनी पोजीशनिंग बनानी चाहिए। सिलेक्ट स्टॉक्स में तेजी की पोजीशन, बजाज ऑटो खरीदारी करें। याद रखिएगा नंबर से पहले वो मूव आ रहा है और एसीसी में सेल साइड की पोजीशंस कंटिन्यू होती है। एसीसी तो देखते देखते 7% अब नीचे आ गया। अच्छा, अशोक बिल्डकॉन 1.5% ऊपर है स्टॉक। 2160 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए इनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। इन्होंने पहले टेंडर जीता होगा, अब लेटर फाइनली हाथ में आ गया है तो स्टॉक में दिख रहा है स्पाइक इनके हाथ में। इनफैक्ट कई रिसेंट पास्ट में बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए अब यहाँ से आगे कुछ और व्यू आपके लिए लेकर आते हैं और खास तौर से मार्केट पर दिग्गज निवेशकों की क्या नजरिया है जब हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं। कर्मा कैपिटल एडवाइजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर विनय जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मार्केट मांगे मोर हमारा ये सेगमेंट है, लेकिन मार्केट स्टेबल ही हो जाए वही काफी होगा। जिस तरह की धुलाई आज फिर होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस या फिर बहुत ही ठंडे माहौल में हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स क्वाइट अ यूनिक थिंग, क्योंकि पिछले 2-3 बजट्स में अगर आपने गौर किया होगा इतनी खराब अवस्था में बाजार नहीं था, बारिंग 2020 वाला बजट जो फरवरी की एक्शन था। आपकी क्या सलाह है? आप इस मार्केट को और इस लिम्बो को कैसे पढ़ रहे हैं? थैंक यू हर्षदा, फर्स्टली मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। बजट अगर आप देखें लास्ट 2-3 साल से बजट के पहले काफी रैली होती थी, बट इस बार बिकॉज
ग्लोबल मैक्रो जैसे है और अर्निंग्स जैसे आ रही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी मिक्स बैग दिख रहा है। सो उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा करेक्ट हो रहा है बजट के पहले। जबकि बजट की बात करें तो लास्ट 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फोकस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उन्होंने लास्ट 3-4 साल में केपेक्स किया है भारतमाला की ओर, हाउसिंग फॉर ऑल की ओर, फ्रेट कॉरिडोर अभी आधा कमीशन हो गया पार्शली वेस्टर्न साइड पे। तो मेरे हिसाब से इस वाले बजट में भी आप वही अपेक्षा कर सकते हैं गवर्नमेंट से। केपेक्स की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा और पिछले साल अपन सबने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और एक्सपोर्ट्स की तरफ भी फोकस था। सो इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि पीएलआई में थोड़ा इंसेंटिव जो है, पीएलआई स्कीम में उनका जो एलोकेशन है वो कुछ हद से बढ़ सकता है। ओके विनय, गुड आफ्टरनून। मार्केट पर आपका ओवरऑल व्यू क्या है इस समय? क्योंकि एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट पिछले 2 महीने से लगातार, ना नीचे टूट रहा है ना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आपको लग रहा है बजट के बाद ये रेंज टूटेगी या अभी इसी रेंज में मार्केट रहेगा? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स थोड़ी मिक्स्ड आ रही है एंड इंडिया जबकि इज लार्जली अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, बट थोड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल मैक्रो का भी इंडिया पे असर पड़ेगा। सो अगले 6 महीने हमें लगता है कि मार्केट कुड बी रेंज बाउंड, इसी लेवल्स पे घूमता रहेगा। बट डेफिनेटली अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इज वेरी सेक्युलर एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट में तेजी जरूर दिखेगी। अब आप अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हैं विनय? अगर इस समय कुछ आपको मार्केट अट्रैक्टिव लग रहा है कुछ खास सेक्टर्स में, या फिर जहां पर आपको एक्सपेक्टेशन है कि सरकार भी कुछ बड़ी सौगात लेकर आ सकती है, कोई खास ट्रेड्स जो आपने रीसेंट पास्ट में लिए हैं इन द रन अप टू द बजट? हम बजट वी लुक एट इट मोर फ्रॉम अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और हमारा इन्वेस्टमेंट फिलोसफी भी ज्यादा करके लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहता है। सो रादर देन लुकिंग एट बजट प्योरली एट बजट एंड मेकिंग एलोकेशंस, हम ज्यादा लॉन्ग टर्म पे देखते हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कौन सा सेक्टर और किस सेक्टर में हमको तेजी दिख रही है। तो उस हिसाब से हमें फार्मा काफी अच्छा लग रहा है। फार्मा के अलावा आप अगर पूछे तो मीडिया और टेलीकॉम में भी हमारी काफी रुचि है एंड दीज 3 सेक्टर्स आर वन ऑफ आवर लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन फ्रॉम कर्मा पर्सपेक्टिव। सो यहाँ पे हमें अगेन स्ट्रक्चरल स्टोरी दिख रही है इन तीनों सेक्टर में एंड हम काफी पॉजिटिव है इन 3 सेक्टर्स में फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, यहाँ पर विनय बैंकिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। आई डोंट नो आप अगर इस पर स्पेसिफिक बात करना चाहेंगे। पिछले 2-3 हफ्ते हमने देखा कि HDFC बैंक का वो जो मोजो है वो वापस आ रहा है, लेकिन काफ़ी हमने करेक्शन देखी ICICI बैंक में और एक्सिस में, जबकि नंबर्स दोनों के काफ़ी अच्छे थे। SBI भी काफ़ी कोलैप्स हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपके हिसाब से बैंकिंग में? सो अगेन बैंकिंग में एज यू सेड अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आई है सभी बैंक्स की जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट किया हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या है, आगे ग्रोथ का इशू लग रहा है, चैलेंज लग रहा है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल रेजिंग, बिकॉज आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंक्रीजिंग फॉर देम, सो इट कुड बी चैलेंजिंग फॉर देम टू मेंटेन द निम्स। वो देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या ये बैंक्स पैसे रेज कर पा रहे हैं फ्रॉम थ्रू देयर फिक्स्ड डिपॉजिट्स और कासा अकाउंट्स। एंड अगेन क्रेडिट साइकिल में हमको काफी ग्रोथ दिख रही है अभी भी, बट देयर कुड बी सम स्लो डाउन आल्सो बिकॉज ऑफ द मैक्रो challenges which we are facing on the global level. Vinay, with the macro levels globally going a little awry, वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ रही है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड फेसिंग है, ग्लोबल फेसिंग है, वहां पर अब तक तो कोई ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिला है कंसर्न का, बारिंग अ फ्यू IT कंपनीज हु सेड क्लाइंट बजट्स में डीले हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में डीले हो रहा है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी ऐसे सेक्टर्स पर, चाहे वो IT हो या फिर आपकी ऑटो कंपनियां हो? लाइक थोड़ी देर पहले हम सोना BLW से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा अब तक तो नॉर्थ अमेरिका में कोई क्राइसिस की संभावना नहीं है, लेकिन अगर वहां पर दिक्कत होने वाली है, पैसे की पोजीशनिंग कैसे रख रहे हैं आप? So as a
as a philosophy also, or as a investment process also, what we are doing right now is largely focusing on domestic consumption driven companies. So we continue to remain थोड़ा negative on IT हमें फिर भी अभी लग रहा है कि बिकॉज जैसे आपने भी कहा कि यूएस में अगर रिसेशन आ जाता है तो द इन्वेस्टमेंट विच हैपेंस on towards the back end or the infrastructure development on the IT side वो पीछे चला जाता है, फिर वो बैक बर्नर पे चला जाता है. So rather than that, again we are focusing on companies which are domestic focused, जिनको हमें लग रहा है कि कंजम्पशन यहाँ पे इंडिया में कंटिन्यू रहेगा. अगेन मीडियम टर्म में भी 1-2 क्वार्टर थोड़ा मुश्किल हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में इंडिया स्टोरी कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी स्ट्रक्चरल एंड पॉजिटिव. तो हम वहां पे फोकस कर रहे हैं. सो वहां पे अगर आप देखें तो बैंक्स जैसे कि आपने कहा अच्छा कर रहे हैं, आगे जाके भी अच्छा करेंगे. ऑटो कंपनीज भी अगर आप देखें तो 2 व्हीलर्स में थोड़ा स्लो डाउन दिखा है बिकॉज रूरल इकोनॉमी अभी भी रिवाइव नहीं हो पाई है. तो वहां पे अगर गवर्नमेंट का, अगर जैसे बजट की भी बात कर रहे थे कि अगर कुछ पुश बैक कुछ मिल जाए, पुशअप, तो इकोनॉमी अगर रिवाइव हो जाए तो ऑटो एंसिलरी और स्पेशली 2 व्हीलर कंपनीज को काफी फायदा हो सकता है इसके वजह से. चलिए विनय, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए. तो फार्मा, मीडिया, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो विनय को अच्छे लग रहे हैं. और अभी देखते हैं मार्केट आगे जाते हुए कॉर्पोरेट अर्निंग्स किस हिसाब से लेकर आता है और उसके बाद उसकी बात करेंगे. चलिए अब निफ्टी करीब 237 पॉइंट नीचे 17,882 इस समय निफ्टी पर. बैंक निफ्टी करीब 1,080 पॉइंट नीचे. हर्षदा, अच्छा 3 बजे वाला जो मूव था वो लग नहीं रहा कि अब कुछ खास आ रहा है, जो होना तब तक हो चुका है मार्केट में. और इंडिविजुअल स्टॉक्स में भले ही आ जाए क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. ये मंथली एक्सपायरी है तो इसमें इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक रोलओवर से रिलेटेड कुछ मूव्स जरूर आएंगे. एक बार जुबिलेंट फूडवर्क्स लेकर आइए. कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर अब थोड़ा सा शायद ये F&O का प्रेशर आपको दिखाई देगा. जुबिलेंट फूडवर्क्स अभी इसने इंटरडे लो बनाया. उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसमें अच्छी खासी तेज़ी हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये F&O को लेकर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर, तो वो डे लो पर. इन्फोसिस डे लो बनाता हुआ आपके सामने. उसके अलावा HDFC बैंक डे लो पर है. तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय डे लो बना रहे हैं. अच्छा, बाइंग कहाँ पर हो रही है 3 PM वाली? 1-2 स्टॉक्स एल्केम लैब्स लेकर आइए. इसमें अच्छा रोलओवर भी है, 80% रोलओवर एल्केम लैब्स में इस समय. एक बार जरा वो स्टॉक लेकर आते हैं. और उसके अलावा ये देखिए हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ खास मूव है नहीं. अच्छा, इनफैक्ट निफ्टी अब तैयारी कर रहा है डे लो की तरफ वापस जाने के लिए. 17,877 को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है डे लो. 17,846 के आसपास जो लो था, 30 ही पॉइंट दूर रह गए अब हम डे लो से. बैंक निफ्टी हालांकि डे लो से थोड़ा दूर है, अब 1100 पॉइंट नीचे. ब्रेक लेंगे एक 30 सेकंड का और उसके बाद वापस आएंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी जो T+1 सेटलमेंट है उस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. जैसा ब्रेक से पहले हमने टीज किया था, भारतीय शेयर मार्केट में कल से एक बड़ा बदलाव होगा. कल से सभी स्टॉक्स में T+1 सेटलमेंट शुरू हो जाएगा. T+1 मतलब अब तक T+2 था. ट्रेड जो आप ले रहे थे उसके 2 दिन के बाद सेटलमेंट होता था, लेकिन अब 1 दिन के बाद सेटलमेंट होगा. तो एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि इन चीज़ों से क्या होगा. अच्छा यतिन, इससे क्या BTST ट्रेड्स पर भी इम्पैक्ट आएगा? मतलब क्या पूरा मामला क्या है, जरा बताइए. सो देखिए, T+1 सेटलमेंट जो हो रहा है वो ऑलरेडी एक पार्शियल वे में इम्प्लीमेंट किया गया था सेबी के द्वारा फेजेस में. और अब पूरा का पूरा जो सेटलमेंट है, पूरा का पूरा जो ट्रेड आप लेते हैं बड़े छोटे शेयरों में, उनका सेटलमेंट अब T+1 होने जा रहा है. यानी पूरा भारतीय मार्केट अब T+1 सेटलमेंट की तरफ मूव कर रहा है. ऑब्वियसली ग्लोबली अगर हम देखें तो काफ़ी कम कंट्रीज में ये T+1 सेटलमेंट काम करता है. सबसे तेज़ी से शायद भारत ही ऐसा मार्केट होगा जो इस स्केल पे T+1 इंप्लीमेंट करने जा रहा है. T+1 को जान लेते हैं, क्योंकि T+1 का मतलब ये होता है कि T+1 डे पे आपका सेटलमेंट, यानी जो आपको शेयर्स पे इन करने हैं और उसका जो पेमेंट इनकमिंग आउटकमिंग है, वो सारी चीज़ें सेटलमेंट के तरफ मूव हो जाएगी. यानी 24 घंटे के अंदर जैसे आप ट्रेड ले लेते हैं, आपके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट शेयरों का हो जाएगा. दूसरा इसमें फ़ायदा ये होगा कि जैसे काउंटर पार्टी रिस्क है, सेटलमेंट का रिस्क है, क्योंकि T+1 बेसिस पे हो जाता है तो आपको इमीडिएटली एक छोटे टाइम फ्रेम में पता चल जाता है कि आपका क्या रिस्क एक्सपोजर है. तो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव हो जाएगा. जहाँ तक कि BTST का सवाल है,
क्योंकि हम लोग आज से ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो आज की जो ट्रेड है वो T+1 के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। तो आज अगर आप BTST करते हैं यानी बुधवार को और शुक्रवार को आपको जो है ट्रेड को स्क्वायर करना है, वो नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि कल छुट्टी है और परसों से ये पूरा T+1 का ढांचा जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कोर्स में हमको ये जानकारी मिल रही है ब्रोकरों से, ऑब्वियसली एक थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन जैसे ही ये T+1 फुल्ली इंप्लीमेंट हो जाएगा आज का दिन छोड़ के, तो नॉर्मली आप BTST ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर सिक्योरिटीज पेइंग पे आउट नहीं हो तो ऑक्शन का खतरा जरूर रहेगा, लेकिन T+1 का मतलब बहुत ही सिंपल है। जो चीजें आपको 2 दिन में होती हुई दिखाई पड़ रही थी अब 1 दिन में होता हुआ दिखाई पड़ेगा और इससे पूरा का पूरा एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है काफी स्मूथ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मतलब अब हम जो लेकिन BTST कॉल ले रहे हैं वो FNO की ले सकते हैं ना, मतलब हाँ, FNO में आप ये बिल्कुल FNO में तो आप कर सकते हैं क्योंकि अंडरलाइंग जो है वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर आप फिजिकल डिलीवरी यानी जो डिलीवरी वाले शेयर होते हैं कैश मार्केट में जो आप BTST करते हैं, आज के दिन आप नहीं कर सकते क्योंकि एक बड़ा रिस्क रह सकता है। कल छुट्टी है और जैसे कि मैंने कहा सेटलमेंट जो T+2 था वो अब T+1 की तरफ मूव कर रहा है, तो एक टेक्निकलिटी है जिसकी वजह से जो है ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को सलाह दे रहे हैं कि आज के दिन आप BTST कैश के शेयरों में ना करें तो अच्छा है। ओके यतिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए रखा क्योंकि हमारे एक्सपर्ट सुन रहे होंगे और अब BTST का टाइम है तो प्लीज़ सिर्फ FNO स्टॉक्स, हालांकि हम CNBC आवाज़ पर मोस्टली FNO स्टॉक्स से डिस्कस करते हैं, कैश स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन BTST कॉल्स की शुरुआत करते हैं। गाबा जी आप बताइए क्या लेंगे, BTST या STBT? एक्चुअली मैं लूंगा तो हो सकता है ट्रेंड, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए, ट्रेंड में ये कायम रहेगा और ट्रेड करें 1215 में, 1210 का स्टॉप लगाकर चले, पॉसिबल है कि 1230 देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड बहुत ही स्ट्रेच ऑन द डाउनसाइड, एक अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। ट्रेंड तो ट्रेंड का एक ट्रेड इस समय आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बाय साइड का ट्रेड है, कुछ देर पहले भी हम इस पर व्यू ले रहे थे। चंदन आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी देखिए, बाजार का जो आज सेल ऑफ है वो थोड़ा सा सीवियर है और हमने यहाँ पे कुछ सीमेंट काउंटर्स पे वीकनेस की बात की है, हम उस पर कंटिन्यू रहेंगे। बट नए ट्रेड के हिसाब से मैं यहाँ पे इंडसइंड बैंक को बिकवाले की सलाह दूंगा। काउंटर में एक बड़ा डेंट देखने को मिल रहा है, मेजर ब्रेकडाउन यहाँ पे होगा। 1175 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 1120 1115 तक के डाउन साइड ओपन हो रहा है। तो इंडसइंड बैंक में एक शॉर्ट का ट्रेड और यहाँ पर ट्रेंड पर एक बाय का ट्रेड साफ देखने को मिला है। गौरांग, आपने कोई खास ट्रेड आइडेंटिफाई किया है क्या फ्राइडे के लिए? अभी कुछ समय से धातु क्षेत्र का जिक्र हो रहा था हर्षदा, और वहां पर अगर कोई एक स्टॉक हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो वो है हिंडाल्को, और बुनियादी तर्क के आधार पे भी एज अ डिस्क्लोजर हर्षदा हमारी खरीदारी की राय है हिंडाल्को पर। और मेरे ख्याल से स्थानीय मार्केट में जो खपत है वो काफी तीव्र गति से आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो ये 480 490 के आसपास है। अगर समय सीमा की पाबंदी नहीं तो हमारा लक्ष्य करीबन 610 620 का है। ओके, हिंडाल्को 610 620 तक के टारगेट। एक्चुअली हिंडाल्को का जो प्रीवियस हाई था वो 610 620 की रेंज में ही था। चलिए यतिन के पास वापस जाते हैं और जान लेते हैं डीलर्स क्या रेकमेंड कर रहे हैं। यतिन, बैक टू यू। गुड आफ्टरनून। देखिए, आज जो डीलर्स का थोड़ा मूड माहौल, थोड़ा सेंटिमेंट आज एक्सपायरी की वजह से थोड़ा वीक है। होप यही कर रहे हैं डीलर्स के शायद शुक्रवार को बाजार में थोड़ा बहुत बाउंस बैक आए। 2 चीज़ें वो जो ट्रेड ले रहे हैं, सबसे पहले L&T फाइनेंस जहाँ STBT की वो स्ट्रैटेजी अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं क्योंकि रोल ओवर्स अच्छे नहीं हुए हैं, लगभग 50-55% के बीच में ही अभी रोल ओवर्स हैं और आपको दिखाई पड़ेगा थोड़ा बहुत प्रेशर स्टॉक में भी है। डीलर्स को लगता है कि यहाँ आपको 85 से 87 तक के टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए और आज इन जनरल NBFCs और बैंकिंग शेयर में सेलिंग है जो कंटिन्यूड रह सकती है, ऐसा डीलर्स का मानना है। दूसरा स्टॉक जो रेडार पे है वो हिंडाल्को। ऑब्वियसली मेटल्स जो है आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाजार को और डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, तो शायद यहाँ मोमेंटम बना रहे। 500 से लेके 510 के पोजिशनल टारगेट्स के साथ वो हिंडाल्को में खरीदारी कर रहे हैं। हिंडाल्को पर एक बाय कॉल आता हुआ, गौरांग की भी पसंद ये है साफ तौर से, लेकिन हाँ कुछ पोजीशंस अब अनवाइंड होती हुई फाइनेंशियल सर्विसेज साइड पर साफ देखने को मिल रही है। आपके लिए 2 ट्रेड्स लेकर आते हैं। एक तो इंडसइंड बैंक, शुक्रिया आयतन इस अपडेट के लिए। इंडसइंड बैंक जिस पर अभी STBT का कॉल या चंदन ने दिया, देखते ही देखते वो 4.5% नीचे आ गया है स्टॉक और इसके ठीक साथ आप देखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट भी, वो भी 4.25% नीचे ट्रेड करता हुआ। तो अचानक वो क्रैक्स गहरे होते हुए
इधर देखने को मिले हैं, जहां एक तरफ अदानी ग्रुप में थोड़ी सी पोजीशंस कवर होती हुई दिखाई दी है, स्पेशली अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में। इंडसइंड, एसबीआई लाइफ, एसबीआई जैसे काउंटर्स में हमने देखा है शार्प कट्स आने लगे हैं अचानक, जैसे लोगों को लगा कि यहाँ पर पोजीशन पूरी तरह से काट के ही जा रही है। एक्सपायरी का इम्पैक्ट है, ये वाला इम्पैक्ट जो है ना हर्षिता, ये 3 to 3P30 वाला इम्पैक्ट है, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। देखिए वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में क्या फर्क होता है कि वीकली एक्सपायरी सिर्फ इंडेक्स की होती है, इंडेक्स ऑप्शंस की। मंथली एक्सपायरी में आपके मंथली ऑप्शंस भी कटते हैं। तो वीकली एक्सपायरी जो होती है उसमें कई बार इंडिविजुअल स्टॉक्स पर इम्पैक्ट आता भी है, तो भी ट्रेडर एक बार रह लेता है उसमें। मंथली ऑप्शन में अगर आपने एसबीआई की कोई कॉल ली हुई है, अगर आपने पुट बेची हुई, मान लो एसबीआई का एक बार चार्ट लिया था, मान लो आपने एसबीआई की कोई एग्जाम्पल के तौर पर एक बार एसबीआई ले आई इंट्राडे, मान लीजिए आपने 570 की पुट बेची हुई है हर्षिता, और आप ये अज्यूम करके बैठे थे कि अब तो वो जीरो हो ही जाएगी, तो वो मेरे को पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। एकदम से ये मूव आता है 25-26 रुपए का, तो वहाँ पर अब आपको डर लगने लगता है। एक बार आपको याद होगा हिंडाल्को के केस में ये हुआ था, जब वो उसका ऑप्शन एकदम से काफ़ी एक्टिव हुआ था। तो ये एक मूव है। अच्छा, एक और चीज़ आपने बात की अदानी एंटरप्राइजेस की, एंटरप्राइजेस को छोड़ के बाकी सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ऑलमोस्ट डे लो पर आ गए वापस। एसीसी देखिए ऑलमोस्ट डे लो पर, अंबुजा फिर ऑलमोस्ट डे लो पर, और पोर्ट्स में भी थोड़ा सा एक वापस आपको डिक्लाइन दिखाई देगा। देखिए एसीसी तो डे लो पर है ही एकदम बिल्कुल। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सपायरी का भी प्रेशर है। हाँ, हालांकि निफ्टी ने डे लो बचा लिया है, ये बात है कि निफ्टी ने थैंक गॉड डे लो बचा लिया। 17,846 जो था वहाँ दोबारा नहीं गया, वहाँ से हम अभी भी करीब 890 पर हैं, तो वहाँ से करीब 45 पॉइंट। अब सेफली तो खैर मार्केट में कुछ नहीं कह सकते, 18 मिनट बचे हैं अभी भी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए डे लो बच गया है। चंदन, वही फैक्ट कि आज हमने 17,850 को थोड़ा बहुत संभाला है। ये बताइए फ्राइडे और सोमवार का सत्र, क्या पोजीशनिंग आपकी लार्जली होगी फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे? क्योंकि अगले वेंसडे, अगले बुधवार को हम जब चर्चा कर रहे होंगे, आज के दिन शायद हम डाइसेक्ट कर रहे होंगे इस बजट को। इन 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए निफ्टी में क्या पोजीशन लेकर चल रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो इन 3 ट्रेडिंग सेशन में हम थोड़ा सा लाइट होने की सलाह देंगे। जिस हिसाब से आज विक्स में एक 6-7% के स्पाइक बने हैं और ऊपर के लेवल से निफ्टी ने जोर से मारा, हालांकि 17,777 के सपोर्ट नहीं तोड़े, बट स्टॉक वाइज काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। तो बजट को हम हल्के में नहीं लेंगे। हालांकि ओवरऑल बायस हमारा पॉजिटिव रहता था, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे हेजिंग की सलाह देंगे विद द व्यू कि बाई चांस 17,777 तोड़ता है तो 300-500 पॉइंट डाउन साइड के लेवल भी ओपन हो जाते। ऊपर में इसके लिए 18,181, 18,250 को निकालना बहुत जरूरी था, बट 2 दिन में उन्हीं लेवल को एग्जैक्टली हिट मार के टर्न मारा है। तो थोड़ा सा हम कॉशियसली वेट करेंगे, और 17,777 तोड़ेगा तो नेगेटिव साइड बायस में रहेंगे। तो या तो लाइट या फिर हेजिंग पोजीशन या फिर वेट एंड वॉच के मोड में इस बाजार में अब रहना पड़ेगा अगले 3 दिन। चलिए एक 3-4 स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर रोलओवर्स काफ़ी कम है या काफ़ी ज़्यादा है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की यतिन ने बात की डीलिंग रूम फीडबैक के बाद, सिर्फ 54% का रोल ओवर हुआ है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें उससे भी कम हुआ है हर्षिता। ONGC में उससे भी कम हुआ है, ONGC में 53% के करीब ही रोल ओवर हुआ है सिर्फ। उसके अलावा मैरिको हालांकि आज ग्रीन में है, लेकिन मैरिको में सिर्फ 52% के करीब आपको रोल ओवर दिखाई देगा। और डेल्टा कॉप के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर तीसरे दिन बैन में चला जाता है, तो वहाँ ट्रेडर मुझे लगता है थोड़ा सा रोल ओवर करने से भी डरते होंगे, लेकिन 53% रोल ओवर डेल्टा कॉप में हुआ। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं जहाँ पर रोल ओवर्स काफ़ी कम हुए हैं। रोल ओवर सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा रोल ओवर हुआ है बॉश, खैर काफ़ी इलिक्विड स्टॉक है तो उसको मैं खैर कंसिडर नहीं करूँगा, लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में अच्छा रोल ओवर हुआ है, करीब 94% के करीब बालकृष्णा में रोल ओवर हुआ है। उसके अलावा इन्फो एज में अच्छा रोल ओवर हुआ है, इन्फो एज में करीब 93% का रोल ओवर इस समय आपको दिखाई देगा, तो ये एक अच्छा रोल ओवर है इन्फो एज में। और श्री सीमेंट में अच्छा रोल ओवर। अच्छा, श्री सीमेंट का रोल ओवर मुझे लग रहा है पूरा शॉर्ट रोल ओवर है, क्योंकि श्री सीमेंट ने इस पूरे महीने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया मार्केट को, और रोल ओवर भी यहाँ पर काफ़ी लो है। एक स्टॉक है सीमेंस, वो थोड़ा सा अच्छा रोल ओवर दिखा रहा है आपको, यहाँ पर थोड़े लॉन्ग सौदे बने थे, तो ये ऐसा लग रहा है कि शायद आज के डिक्लाइन के बाद भी ट्रेडर्स कोशिश कर रहे हैं एक लॉन्ग पोजीशंस को रोल ओवर करने के लिए, लेकिन मतलब पूरा मिक्स बैग है आज की डेट में ये रोल ओवर पिक्चर। क्लियरली कोई खास ऐसे डायरेक्शन देने वाली पोजीशंस यहाँ पर नहीं बनती दिखाई दी है, लेकिन हाँ जो थोड़ी बहुत लोगों ने पोजीशन कैरी की है तेजी की तरफ, उसमें HUL खड़ा है करीब 80% तक के रोल ओवर्स के साथ, और ये तेजी का ही ट्रेड बनता हुआ। चलिए आखिरी 15 मिनट, और ये ऐसे लग रहा है कि मार्केट 10 मिनट पहले आज बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ है नहीं ना कहने को ना पोजीशन लेने के लिहाज से। लेकिन SBI गावा साहब, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? 568 के आसपास आज का क्लोज, ऑफकोर्स एक्सपायरी रिलेटेड आज का प्रेशर रह सकता है, लेकिन चार्टिकली क्या स्थिति है?
जी हाँ, सुबह हमने बात की थी 570 का टारगेट था, 568। मुझे लगता है और भी बुरा लग रहा है क्योंकि जैसे गिर रहा है, जो बार बना हुआ है एक ड्रॉपिंग लाइक अ स्टोन बार है, ट्रेड कर रहा है 569 के आसपास, पॉसिबल क्या 560 भी देखेंगे, उसके नीचे अगर जाता है फिर भी वो भी एक पॉसिबिलिटी है, और वो होगा करीब 550 का। तो यस, एसबीआई लुक्स वीक और स्टॉप होना चाहिए 575 पर। चलिए, एक स्टॉक जो कल से एक दिखा रहा है कोशिश कि वापस बुल मार्केट में आने के लिए, आईटीसी एक बार लेकर आई। आईटीसी आपको याद होगा पिछले साल आखिरी के 6 महीने में आईटीसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और लगातार वो जो मीम्स बने थे कि 200 पहले आईटीसी तोड़ेगा या पेट्रोल तोड़ेगा, वो उसको उसके बाद उसने उसको तोड़ा और उसके बाद क्या ज़बरदस्त ऊपर गया वो, और लगातार ऊपर जाने के बाद 350 के करीब जाके वो कंसोलिडेट हुआ। पिछले मेरे ख्याल से 2-3 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा है करीब करीब। एक बार 3 महीने का चार्ट लेकर आइए आईटीसी का। हाँ, 3 महीने में देखिए आज तक कुछ नहीं किया इसने, तो मतलब वो वापस क्या, वो जो पुराना 200 है वो नया 340 है, ये लोग बात कर रहे थे, लेकिन 2-3 दिन से कोशिश कर रहा है ये इस ग्रूव से बाहर आने की। गौरांग, आईटीसी पर कोई व्यू इस समय लग रहा है आपको कि एक फ्रेश मूव के लिए तैयार है? जो एक बड़ा मूव आया फिर 3 महीने का कंसोलिडेशन, अब तोड़ने के लिए तैयार है उसको? अनुज, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये 260 280 जब इसने तोड़ा और ऊपर गया, उसके पहले इसने काफी लंबा समय मेरे ख्याल से 200 240 के बीच में बिताया और उसी तरीके का रुझान हम देख रहे हैं। पहले तो एज ए डिस्क्लोजर अनुज, आईटीसी पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है वो करीबन 410 430 के आसपास का लक्ष्य है आईटीसी पर। और जब भी ये ऐसा कंसोलिडेट करता है और एक बेस बनाता है और उसके बाद जब ये ऊपर निकलता है, तो मेरे ख्याल से आपको 15-20% या उससे ज्यादा का मूव आपको डेफिनेटली देता है। आईटीसी में अच्छा मूव आया। और अब की बारी प्री बजट, नॉर्मली जो चर्चा होती है ना कि बजट में टबैको पर टैक्स बढ़ जाएगा, वैसी कुछ हमने सुना नहीं है ना। मैंने कहीं पर जो रिपोर्ट्स खंगाली थी तो उसमें ऐसे कुछ डिस्टिंक्टली कि ये एक फियर है, वो तो नॉर्मल फियर रहता है, लेकिन उसको काफी कैजुअली लिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल। और एक्चुअली इस मार्केट में एक और सिर्फ फैक्टर है, आईटीसी में जो सूटी का स्टेक है वो कब बिकेगा, और वो भी एक मार्केट उसको भी लेकर रख रहा है कि मतलब वैसे अब ये चीज़ खैर कहने वाली नहीं, लेकिन मैंने एक मार्केट के जानकार से बात कर रहा था, उनका काफ़ी अनूठा अंदाज है बोलने का। उनसे एक बार इंटरव्यू किया था मैंने, उन्होंने कहा था कि एक्चुअली ना हमारी सरकार को ना कई बार एक दो प्रोफेशनल रखने चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, एक बार बजट में सिर्फ एक बार के लिए बोल देना चाहिए कि हम कम कर रहे हैं बल्कि ड्यूटी, और वहाँ से स्टॉक फिर भाग जाएगा। उसके बाद आप उसको अपना भेज दीजिए सूटी का स्टेक, और उसके बाद अगले साल से जो मर्जी करिए, जितना मर्जी उस पर आपको टैक्स लगाना लगा दीजिए। खैर देखिए, मैं लाइटर वेन में कह रहा था, इसका कोई मतलब ये नहीं, ऑब्वियसली ये एथिकल नहीं है, लेकिन सिर्फ एक लाइटर वेन में बात हो रही थी। इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही है वैसे। अगर छुट्टी से एक दिन पहले का सत्र है तो इसके लिए हम थोड़ी सी हंसी मजाक की बात भी कर लेते हैं कभी कभी, इसके लिए सिर्फ हंसी मजाक में गई थी। इसका कोई मेरा कहने का मतलब नहीं है कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस बीच आईजीएल के नतीजे आ गए हैं, मुनाफे में दबाव है, 426 करोड़ से घटकर ये 334 करोड़ पर आ गया है, तो वहां पर एक थोड़ा बहुत प्रेशर साफ देखने को मिला है नंबर्स में। लगे हाथ कुछ और डेटा पॉइंट्स है क्या आईजीएल के, लेकर आइएगा। कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो आय है वो भी आ चुकी है 3,922 करोड़ से बढ़कर ये 4,090 करोड़ पर आ चुकी है। रेवेन्यू कोर अगर आप रेवेन्यू देखें तो 3,711 करोड़, एक्सपेक्टेशन 3,819 करोड़ का था। ये है फिलहाल आपके लिए आईजीएल पर अपडेट। 3 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड की भी घोषणा। गौरांग, गैस कंपनियों में क्या आप नंबर्स कैसे पढ़ रहे हैं? एबिटा थोड़ा सा घटा है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी प्रेशर। प्राइसिंग और वॉल्यूम ग्रोथ जो दो दिक्कतें हैं हर्षदा, वो थोड़ा बहुत दबाव यहाँ पर आंकड़ों में डाल रही हैं। और लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, सरकार के तरफ से जो भी नीतियों में बदलाव हो रहा है और कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने की बात करें, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्रोत्साहन दे रही हैं घर घर तक पाइप्ड गैस लेके जाने के लिए। और आईजीएल अगेन एज ए डिस्क्लोजर हर्षदा, आईजीएल है, पेट्रोनेट है, एमजीएल है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जैसी कंपनियां हैं, गुजरात गैस है, इन सब पर हमारी खरीदारी की राय है। खाली एक ही दिक्कत है छोटी मध्यम अवधि में, एक तो नेचुरल गैस के प्राइसेस और अनफॉर्चुनेटली जो वॉल्यूम्स ग्रोथ होना था वहाँ पर थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। ओके, चलिए एक्चुअली ओएनजीसी में मुझे लग रहा है आज तक जो रोल ओवर हो रहा है वो कम रोल ओवर रहा है, वो इसके फेवर में जा रहा है एक्चुअली,
मुझे लग रहा है यहाँ पे शॉर्ट्स रोल ओवर शायद नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ज़बरदस्त, कि हमने अभी भी डिस्कस किया कि ये एक स्टॉक है जहाँ पर रोल ओवर सबसे कम हुआ है, और पिछले 2 मिनट का चार्ट देखिए आप ONGC का, एकदम से इसमें एक अच्छा खासा उछाल और एक बड़ा मूव आपको ONGC में देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा एक्सपायरी ड्रिवन मूव है। एक बार इंटरग्लोब एविएशन लेकर आइए। अब ये सारे के सारे स्टॉक्स में जो डिस्कस कर रहा हूँ ये एक्सपायरी प्लेज हैं जो अभी पिछले 5 मिनट में प्ले हुए हैं। इंटरग्लोब एविएशन का इंटरडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए डे हाई पर ये जा रहा है। SRF एक और स्टॉक है, SRF लेकर आइए इंटरडे। SRF इस समय डे हाई पर जा रहा है। और हाँ, दूसरी तरफ डेल्टा कॉप की बात हुई थी, वहाँ थोड़ी तकलीफ है। और SBI जो हर्षदा ने स्पॉट किया था वो इस समय डे लो पर बंद हो रहा है, और HDFC ट्विंस डे लो पर बंद हो रहे हैं। गाबा जी एक बार डेल्टा कॉप पर व्यू दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक में भी एक बार एक बड़ी रैली हुई थी कोविड के बाद, लेकिन पिछले 6 महीने से और जो पिछले 2 क्वार्टर पहले खराब नंबर्स आए थे उसके बाद से स्टॉक में काफ़ी डी रेटिंग हुई। आपका क्या व्यू है यहाँ पर? हाइस से करीब करीब ये स्टॉक अब 12-13% नीचे है। बिल्कुल वीक नजर आता है। 3 दिन का अपमूव सिर्फ एक बार ने खत्म कर लिया। आज 3 दिन लगातार एक क्लोज देखा, आज ने उसको स्पॉइल कर दिया है, नेगेट कर दिया है। मुझे लगता है प्रीवियस मूव जो डाउन था वो कंटिन्यू रहेगा डेल्टा कॉप में। मेरे ख्याल से आप ट्रेड कर रहा है 199 के आसपास, ये जाएगा 195, 190 भी पॉसिबल है डेल्टा कॉप। सिर्फ एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 205, वो सही रहेगा। वीक लगता है डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप थोड़ा सा वीक दिख रहा है। ये आपके लिए स्टॉक आज अच्छी खासी पोजीशंस अनवाइंड करके गया है। अच्छा चंदन, वैसे आपने आई थिंक ऑटो का जिक्र किया था, राइट? बजाज ऑटो आप ही का पिक था? बिल्कुल, देखिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि यदि पॉजिटिव है तो कुछ ऑटो या एक IT है, बाकी वीक है तो पूरा बैंकिंग और पूरा मार्केट है। तो बिल्कुल बजाज ऑटो, जब मार्केट यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ये काउंटर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो एटलीस्ट इसमें इसका जो बीटा कम है और कहीं ना कहीं थोड़ा अल्फा जनरेट कर सकता है। शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, इसके लिए यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव बायस हम रखें। एक नंबर से पहले थोड़ा सा एक्शन आया है करीब 1% ऊपर। क्या आप मारुति, हीरो और टाटा मोटर्स को लेकर भी पॉजिटिव है? ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स प्री नंबर्स फ्लैट हो गया है। देखिए, आपने मारुति की बात की तो सबसे पहले मैं मारुति डिस्कस करना चाहूंगा। मारुति में कहीं ना कहीं बॉटम बन चुके हैं, इनफैक्ट डेटा सेटअप पॉजिटिव है। और मैं उससे पहले निफ्टी ऑटो की बात करूं तो यहाँ पे लगभग पिछले 18-20 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, तो इसकी वजह से हमें लग रहा है कि मारुति में मोमेंटम बनेगा। कल इसके रिजल्ट्स थे, नतीजों के बाद इसका जो मेजर हर्डल था 8500 उसको डिसाइसिवली पार किया है, तो अब कहीं ना कहीं 8550 का सपोर्ट रहेगा और 9000 से 9100 तक के लेवल यहाँ पे मारुति में आपको देखने को बनने चाहिए। टाटा मोटर्स की आप बात करें तो ये काउंटर थोड़ा उठापटक वाला है। अच्छी बात यह है कि डिप आती है तो खरीदारी हो जाती है, बट ब्रेकआउट के बाद अटक जाता है। तो यहाँ पर यही सजेशन रहेगा कि 410 के आसपास कोई डिप आता है तो जरूर ले, ऊपर में 430-35 तक के लक्ष्य बनने चाहिए। 430-35 तक के लक्ष्य देखते हैं आज नंबर्स में क्या कंपनी डिलीवर करती है और आगे का आउटलुक वैसे कंपनी की तरफ से कैसा है, क्योंकि जो दूसरी कंपनियां फॉलो थ्रू करती हुई दिखाई दी है ईवी को लेकर, उनके प्लान्स काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। अच्छा, सिप्ला हमने डिस्कस किया था, नतीजों के बाद स्टॉक में एक स्लाइस देखने को मिला था, लेकिन निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है, सिर्फ 2-2.5% नीचे ये जाकर टिकेगा, तो थोड़ा सा रिलीफ है। भारती एयरटेल, कल हम इसका जिक्र कर रहे थे। गौरंग, आपकी राय क्या रहेगी भारती एज अ स्टॉक? क्योंकि एक कंज्यूमर के लिए तो डुओपोली है, 2 ऑप्शंस है, या तो भारती या फिर जियो, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंस कहां पर आपको ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा? कंसिडरिंग भारती ने अपने लोएस्ट प्राइस बैंड में इजाफा कर दिया अक्रॉस सर्कल्स, दिल्ली एक बहुत प्रोमिनेंट मार्केट है, वहां पर ये भी लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अब आपको लग रहा है स्टॉक में नंबर्स और प्राइस एक्शन में भी डिलीवरी देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखने मिलेगी अर्शदा, और एज ए डिस्क्लोजर दोनों ही ड्यूपोली कंपनी जो आपने जिक्र किया, जियो और भारती, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट तहत आता है जियो का कारोबार, तो दोनों पर ही खरीदारी की राय है। और ये भी एक वास्तविकता अर्शदा के पिछले कुछ महीनों से आम लोगों का जो मंथली बिल है या फिर आपका प्रीपेड पोस्टपेड जो बिल भरते हैं आप, उसमें आपने ऊपर की तरफ के इजाफे देखे, और मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणियां भी ये थी कि आरपूज आपको धीरे धीरे करके 200 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखेगा। ये एकदम से नहीं होगा, समय लगेगा। और 5G को लेकर के भी मुझे उम्मीद है कि अगर सकारात्मक रूप से रोल आउट और यूजेज होता है तो डेफिनेटली इट बी अ बिग ट्रांसफॉर्मर एंड अ गेम चेंजर। चंदन, भारती पर कोई चार्टिकली स्थिति ऐसी दिख रही है कि यहाँ से फिर स्टॉक अपने ग्लोरी डेज की तरफ बढ़ेगा? देखिए, भारती में काफी टफ है कहना। अच्छी बात यह है कि इसका सेलिंग खत्म हुआ है,
ओवरऑल ट्रेंड में इतना डेंट नहीं हुआ है। जरूर पिछले 2 महीने में ऊपर के लेवल से बिकवाली हुई थी। पिछले लगभग 7-8 दिन से हम देख रहे हैं कि नीचे में 752 754 का सपोर्ट बना रहा है, बट ऊपर में एक जो मेजर हर्डल है वो 800 की तरफ है। तो बाउंस बन सकता है, 800 तक आ सकता है, बट 800 के ऊपर जाना थोड़ा टफ रहेगा। सो एज ऑफ नाउ 752 से 800 के रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। हल्का सा डिप आता है तो 800 के बाउंस के लिए प्ले करें, उससे बड़ा मूव शायद नहीं लग रहा है। ओके अच्छा हर्षिता, ये थोड़ा क्लोज पे कमेंट्री दे देता हूँ। ये क्लोज जो है, मैं 2 चीज़ कहूँगा। निफ्टी में क्लोज अभी भी उतना बुरा नहीं है, मतलब आप 1% गिरे हैं, चलिए 1% तो आप कभी भी कर सकते हैं। एक्सपायरी का दिन था, 2-3 फैक्टर्स थे, बजट से पहले की नर्वसनेस, वो अदानी ग्रुप को लेके वो सब जो था, तो 1% कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। और आप 17,800 में फिर भी 100 पॉइंट के क्वेश्चन के ऊपर बंद हो रहे हैं। बैंक निफ्टी का जो आज का क्लोज है, बैंक निफ्टी का क्लोज बहुत नेगेटिव है। आज हम बंद हो रहे हैं बैंक निफ्टी में ना सिर्फ 20, 50 बल्कि इवन 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे। आज 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे मतलब के आसपास बंद हो रहे हैं। टेस्ट तो हमने उसको भी किया था। तो बैंक निफ्टी ने ये जो आज का मूव है, इसकी वजह से आप मंथ टू डेट वापस ऑलमोस्ट मंथली लो पर आ गए हैं आप बैंक निफ्टी में, एक ये 1000 पॉइंट के डिक्लाइन की वजह से, और वीकली लो पर आदर। तो ये बैंक निफ्टी का क्लोज काफ़ी ख़राब है। निफ्टी में अभी भी मैं कहूँगा थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट ट्रेडर्स को मिलेगा, क्योंकि 1-2 सेक्टर्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं। आईटीसी हो गया, या थोड़ा से कभी कभी आईटी चल जाता है, लेकिन बैंक निफ्टी की क्लोज मेरे ख्याल से बहुत ख़राब हुई है आज। एक्चुअली पैनिक वाली सिचुएशन आज आती हुई दिखाई दे रही है और बहुत ही कमजोर क्लोज वहां पर वॉल की तरफ बढ़ेंगे और आपको साफ दिखाई देगा कि किन स्टॉक्स की वजह से दरअसल आज सपोर्ट मिला, कहां से दबाव बनता दिखाई दे रहा है। तो 17,846 डे लो और उसके सामने 17,900 का जो क्लोज आ रहा है वो थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी बैंक जिसकी चर्चा अनुज कर रहे थे, वहां पर आप देखेंगे 1075 अंकों की गिरावट पर 41,666 के लेवल्स पर ये इंडेक्स आकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.5% का दबाव आज निफ्टी आईटी का साथ नहीं रहा। करीब 1% के नुकसान पर 30,050 के आसपास ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। तो ये एक वीकर विकेट थी। हाउएवर जहां पर आईटी में दबाव था, आज बैंकों में दबाव था। आप निफ्टी का ऑटो इंडेक्स देखेंगे तो वो थोड़ा बहुत संभलता हुआ दिखाई दिया। फ्लैटिश टेरिटरी में जाकर क्लोज हो रहा है। बजाज, हीरो जैसे काउंटर्स, मारुति जैसे काउंटर्स में हमने देखा, और टीवीएस मोटर्स ऑफ कोर्स तेजी की तरफ के सौदे बनते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट आज अगर आप वायदे बाजार के ट्रेडर हैं तो टीवीएस मोटर ने बहुत बढ़िया स्विंग दिखाया तेजी की तरफ, करीब 5% तक के गेंस यहां पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। जाते जाते ओएनजीसी जैसे ट्रेड्स, आईटीसी जैसे ट्रेड्स में अच्छी खासी खरीदारी जरूर देखने को मिली है। आज के दिन दरअसल एचयूएल का साथ जरूर था। तो ये कुछ हल्के से पॉकेट्स थे जहां पर ट्रेड तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया है। वैसे अगर आप ओवरऑल मार्केट का हाल देखेंगे तो दबाव वाला ही। बजाज ऑटो का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं क्योंकि नंबर्स भी आ रहे हैं और वो नंबर्स फ्लैश हो रहे थे। तो मुनाफा जो आया वो 1490 करोड़ के आसपास आया। वो डेटा लेकर आइएगा प्लीज। स्टॉक में जाते जाते करीब 1% तक की पोजीशंस आती हुई दिखाई दी है। आखिरी 1 मिनट बचा है ट्रेड का और वहां पर हमने देखा है 1490 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट करती हुई, उम्मीद से काफी बेहतर, इनफैक्ट 100 करोड़ ऊपर ये नंबर देखने को मिला है। तो प्रॉफिट के आंकड़े के लिहाज से प्रदर्शन अच्छा। उसके आगे विश्लेषण ऑफ कोर्स अब फ्राइडे सुबह में ज्यादा होती हुई दिखाई देगी, लेकिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कहां से तेजी और कहां पर मंदी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। तो देखिए जाते जाते तेजी की पोजीशंस आने लगी हैं। बजाज ऑटो में आखिरी एक टिक में भी हमने देखा है खरीदारी हुई, करीब 1.1% के ऊपर जाकर टिकता हुआ ये काउंटर। एचयूएल दूसरी तरफ 1% ऊपर। आज मेटल कंपनियों में हिंडाल्को का साथ था। हिंडाल्को के साथ साथ जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में हमने देखा कुछ खरीदारी, 0.5% से ज्यादा के मूव्स देखने को मिले हैं। यही नहीं, ओएनजीसी 0.5% ऊपर टिकता हुआ। ब्रिटानिया के साथ एचयूएल भी भागा है आज, और आईटीसी। तो एफएमसीजी और ऑटो के बीच थोड़ी सी तेजी की जुगलबंदी हुई है आज के दिन, और इसमें आप ध्यान दीजिएगा। अब मंदी के ट्रेड्स लेकर आते हैं। ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर रिसर्च कंपनी की तरफ से जो रिपोर्ट आई उसका झटका लगा अदानी ग्रुप में, अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिली, लेकिन कंपनी का भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि आधारहीन है वो रिपोर्ट, और इस पर्टिकुलर एंटिटी ने कंपनी से तो कांटेक्ट ही नहीं किया इस रिपोर्ट को छापने से पहले। ये अदानी ग्रुप की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता हुआ, लेकिन वीकर नोट पर वो स्टॉक जाकर टिका है। एसबीआई, इंडसइंड बैंक, ये 2 कल्प्रिट
कैलप्रिट्स थे मार्केट को और नीचे खींचने में और निफ्टी बैंक पर प्रेशर डालने में। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स, आपके एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में हमने देखा है आज फिर मंदी के ही सौदे बनते दिखाई दिए। टेक्नोलॉजी का ज्यादा कुछ साथ नहीं, टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, आपका टेक महिंद्रा हो, इन सब में हमने देखा विप्रो एंड इन्फोसिस इंक्लूडिंग दबाव देखने को मिला। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी एक कमजोर सत्र 1.1% नीचे जाकर टिका है। तो ध्यान रहे, ये है जनवरी सीरीज की एक्सपायरी 17,911 के आसपास 200 अंकों की गिरावट पर ये निफ्टी दरअसल जाकर टिकता हुआ और निफ्टी बैंक में भी 41,690 के लेवल्स देखने को मिले हैं। तो एक वीक क्लोज आज एक्सपायरी के दिन जरूर रही है। अब सीधा सौदा में आशीष और नीरज ने किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस किया, उसका क्या रिजल्ट रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आता है। वो आशीष ने कुछ मंदी के ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए थे। क्विक हील, इंडस टावर, यूएसएल सब में 6 से 7% तक की गिरावट देखने को मिली। सोना बीएलडब्ल्यू नतीजों पर रिएक्ट करेगा तेजी में, स्टॉक 6% भागा है। नीरज के परफॉर्मेंस में भी आप देखिए डीएलएफ, डिक्सन, मैक्रोटेक ये सब मंदी वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाइड थे। मारुति तेजी की तरफ आइडेंटिफाइड था तो वहां पर 1% का इजाफा। डीएलएफ, डिक्सन तो 3% आज टूटे हैं, ये आउट परफॉर्मर्स रहे हैं इनकी तरफ से। तो ये है फिलहाल आपके लिए क्लोज। फाइनली जो जनवरी सीरीज को हमने अलविदा किया है एक थोड़े से नेगेटिव नोट पर। ओवरऑल अगर आप देखेंगे निफ्टी के लिए ये महीना थोड़ी सी बिकवाली वाला रहा, सीमित दायरे वाला था और बिकवाली वाला। ऊपर की तरफ 18,230 और नीचे की तरफ 17,858 तक के स्तर देखने को मिले हैं। लेकिन हाँ, क्लोज पर 850 का लेवल टिकने में कामयाब रहा। चलिए इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। आप सबको एडवांस में रिपब्लिक डे की ढेरों शुभकामनाएं। ये मिड वीक हॉलिडे एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे फ्राइडे सुबह नए ट्रेड्स और ऑफ कोर्स नए एक्शन के साथ।